आज एक एक्साइटिंग और यूनिक टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ। परेश चिटनीस जी नमस्ते। परेश जी ग्राफोलॉजिस्ट है, मतलब हैंडराइटिंग और सिग्नेचर स्पेशलिस्ट है। हैंडराइटिंग से स्वभाव का पता इसीलिए चलता है क्योंकि आप एक्सप्रेस कर रहे हो। हैंडराइटिंग में बदलाव करके किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी में बदलाव आ सकता है। कंपनीज जो बहुत बड़े पे पैकेजेस दे रही है वो देते वक्त वो जरूर इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके जो डिसीजंस है हायरिंग के वो गलत ना हो। ये जो हैंडराइटिंग एनालिसिस है, क्या ये काम बच्चों के लिए भी हो सकता है? एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज अगर किसी व्यक्ति में है, क्या ये चीजें उसके हैंडराइटिंग में कभी दिख पाएगी? एडोल्फ हिटलर की हिस्ट्री में अगर एडोल्फ हिटलर के सिग्नेचर देखेंगे, नेपोलियन के सिग्नेचर देखेंगे, तो इनमें भी वो नीचे जाने वाला एस्पेक्ट जो है वो बहुत आपको प्रखरता से दिखेगा। क्या ग्राफोलॉजिस्ट का उपयोग फिर किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी होता है या नहीं होता है? देखिए, आप ऐसे लिखते हो, आप कविताएं लिखते हो, आप आंसर्स लिखते हो, तो आपको एक्सप्रेशन करना सिखाया जाता है हैंडराइटिंग के माध्यम से। तो ऐसे क्या क्या एलिमेंट्स आप हैंडराइटिंग और सिग्नेचर्स में देखते हो जो एनालिसिस का बिंदु बन जाते हैं? अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, कोई व्यक्ति सुसाइडल टेंडेंसी दिखा रहा है, तो ये सारी चीजें हैंडराइटिंग में उभर कर आती है और बहुत आसानी से दिख जाती है। जो सक्सेसफुल लोग हैं, मुकेश अंबानी जी है, अमिताभ बच्चन है, जो भी है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इन लोगों के राइटिंग में कोई स्पेशल कोई ट्रेंड होता है क्या, और वो क्या होता है? आप जब हैंडराइटिंग एनालिसिस सीखते हैं, आप ये लोगों के सिग्नेचर से समझ सकते हैं कि ये एग्जैक्टली किस वजह से सक्सेसफुल है, और वैसे ही ये भी समझ सकते हैं कि इसका सक्सेस क्यों रुक रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का अगर हम लेंगे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उनकी सिग्नेचर कुछ और थी। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनकी सिग्नेचर और थी। आपका कुछ उस पे अध्ययन है? अभी जो सिग्नेचर यूज कर रहे हैं वो सिग्नेचर ज्यादा प्रभावशाली है। ऐसा कौन से लेटर, कौन सी जगह है? सारे डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग खराब होती है, या ये सत्य है? कोई भी सिग्नेचर 100% किसी की भी डुप्लीकेट सिग्नेचर बना सकता है? ये 100% ये पॉसिबल है? क्या सिग्नेचर हमारा भविष्य, भाग्य दिखाता है? और अगर उसमें कुछ गलतियां दिखे तो सिग्नेचर को बदल के क्या भाग्य में बदलाव आ सकता है? वेलकम व्यूअर्स टू आवर चैनल पॉडकास्ट विद तुषार जोगे। मैं आपका होस्ट तुषार आज एक एक्साइटिंग और यूनिक टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ। हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट श्री परेश जी। परेश चिटनीस जी नमस्ते। और परेश चिटनीस जी आज बात करने वाले हैं हैंडराइटिंग और सिग्नेचर। परेश जी ग्राफोलॉजिस्ट है, मतलब हैंडराइटिंग और सिग्नेचर स्पेशलिस्ट है। तो दोस्तों, आज आप बैठ के ये जानेंगे कि कैसे आपकी सिग्नेचर, आपका हैंडराइटिंग आपके अंदर के भेद खोलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट के साथ। परेश जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। यू वेलकम सर। परेश जी, एक बात बताइए, ये ग्राफोलॉजिस्ट होता क्या है, और ये हैंडराइटिंग स्पेशलिटी, सिग्नेचर स्पेशलिटी है क्या? ये चीज़ क्या है? हस्ताक्षर विश्लेषण या जिसे ग्राफोलॉजी कहा जाता है, ये एक शास्त्र है जिससे हम किसी भी व्यक्ति की लिखावट से उसका स्वभाव, उसका व्यक्तिमत्व, उसका विचार करने का तरीका समझने की कोशिश करते हैं। तो आप किसी का भी रीड कर सकते हो? जी, यानी कोई भी व्यक्ति जब लिखता है तो कागज़ पे उनके विचार जब वो लिख रहे हैं, तब वो जो लिखावट बनती है वो लिखावट उनके पर्सनैलिटी को दर्शाती है। और कोई भी स्क्रिप्ट हो, भले ही वो हिंदी स्क्रिप्ट हो, इंग्लिश स्क्रिप्ट हो, या किसी भी भाषा में लिखा हो, उससे उस व्यक्ति का व्यक्तिमत्व हम समझ सकते हैं। तो ये ग्राफोलॉजी, ये क्या कोई आर्ट है या एक सिस्टमैटिक साइंस है? क्या है ये? ग्राफोलॉजी एक साइंस है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह हार्डकोर साइंस नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड कॉमन ऑब्जर्वेशंस ऑफ पीपल एंड देयर हैंडराइटिंग। जो लोगों का ज़्यादातर हैंडराइटिंग किस तरह का है ये देख के, और उनका स्वभाव उसमें कैसे दिख सकता है, इसका एक सालों से लोगों ने जो अभ्यास किया है उसके बेसिस पे बना हुआ ये एक शास्त्र है जिसमें रिलेशनशिप जोड़ा गया है कि एक विशिष्ट पद्धति से लिखने वाली व्यक्ति, उसका स्वभाव ज़्यादातर कैसे होता है, ये ऑब्जर्व करके बना हुआ ये शास्त्र है। ओके, तो मतलब ये कहना सही होगा कि हैंडराइटिंग के माध्यम से उस व्यक्ति का जो पूरी पर्सनालिटी है वो समझ में आ सकती है। क्या उसका बिहेवियर पैटर्न भी समझ में आ सकता है? जी, देखिए, आजकल जैसे हम हमारे
अपने विचारों को एक्सप्रेस जब करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे आप फेसबुक देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, तो आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो, आप एंटरटेन हो रहे हो, आप नॉलेज ले रहे हो, लेकिन ये करते वक्त ही आप ये भी बता रहे हो कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो क्या हुआ, ये आपका एक्सप्रेशन ही है। तो हाँ। आप एक चीज़ कर रहे हो, लेकिन एक कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन एक गिव अवे भी कर रहे हो। तो आप बता भी रहे हो दुनिया को कि मुझे क्या अच्छा लगता है, आज मेरी मनस्थिति क्या है, क्या मैं कोई चीज़ खरीदने का मन रख रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम सोचते सोचते एक्सप्रेस कर देते हैं। उसी तरह से जब मैं लिख रहा हूँ तो लिखते लिखते उन फॉर्मेशंस में मेरा गुस्सा होगा, प्यार होगा, उम्मीदें होगी, ये सारे मेरे इमोशंस, मेरे कैपेबिलिटीज़, इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ और वो अनजाने में मैं कर देता हूँ। तो हैंडराइटिंग से स्वभाव का पता इसीलिए चलता है क्योंकि आप एक्सप्रेस कर रहे हो बिना जाने कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो। राइट, ओके। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हैंडराइटिंग के माध्यम से किसी के सबकॉन्शियस माइंड को भी पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है? जी, तो आपने जो सबकॉन्शियस माइंड ये वर्ड यूज़ किया है, तो सबकॉन्शियस यानी क्या होता है? तो सबकॉन्शियस का मतलब है कि जो हम बिना कॉन्शियस अवेयरनेस से कर रहे हैं, वो एक सबकॉन्शियस एक्टिविटी है। जैसे हम श्वास ले रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, तो हमारे सांसों का लेना छोड़ना ये एक सबकॉन्शियस एक्टिविटी है। हमें ध्यान नहीं देना पड़ता, वो अपने आप होता है। और अगर आप ध्यान देते हो तो आप उसको रेगुलेट कर सकते हो, यानी हम उसको प्राणायाम कहते हैं, जो थोड़ी देर रेगुलेट करने से आपका हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से हैंडराइटिंग भी एक सबकॉन्शियस एक्टिविटी है। आप अगर उस पर ध्यान देंगे तो शायद आपकी लिखावट ज़्यादा अच्छी आएगी, आप ध्यानपूर्वक लिखेंगे तो वो कंसिस्टेंट आएगी। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे और जल्दबाजी में लिखेंगे, फिर भी आपकी हैंडराइटिंग बन ही जाती है और वो आपकी यूनिक ही बनती है। तो इसलिए ये एक सबकॉन्शियस एक्टिविटी है। और कोई भी सबकॉन्शियस एक्टिविटी से सबकॉन्शियस में जो राज है गहरे, या तो जो स्टोर्ड है, वो सब हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे संस्कार, ये सब उसमें से हम देख सकते हैं। ओह वाह! तो जैसे आपने ये संस्कार, भाव, बिहेवियर के पैटर्न की आपने बात कही, एक बात बताइए, तो ये हैंडराइटिंग एनालिसिस की ये जो साइंस है, क्या इसका एप्लीकेशन किसी वर्क प्लेस पे किसी एम्प्लॉय का एनालिसिस करने में भी यूज़ हो सकता है, उसके क्वालिटीज़, उसके स्ट्रेंथ, और उस हिसाब से फिर उसको कोई रिसोर्सेज या उसको कोई रोल दिया जाए, इसमें भी इसका कोई आकलन कर सकते हैं? ज़रूर। देखिए, हम जब भी किसी व्यक्ति को हायर कर रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, तो आपकी अपेक्षा है कि वो उस रोल को सही तरीके से निभाए। उस रोल को निभाने के लिए उसे जैसे ही स्किल्स की ज़रूरत होती है, वो टेक्निकल स्किल्स होंगे, कुछ नॉलेज होगा जो उसे होना ज़रूरी है, उसी तरह से आपकी अपेक्षा होती है कि उसके स्वभाव में भी कुछ गुण हो जिनकी वजह से वो उस काम को, उस जॉब को सही तरीके से अंजाम दे पाए। अब ये स्वभाव गुण जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, ये उस व्यक्ति के हस्ताक्षर से आप समझ सकते हैं और उस तरह से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, उनको जो पॉसिबल है उस तरह का काम दे सकते हैं। तो हायरिंग प्रोसेस में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। कंपनीज़ जो बहुत बड़े पे पैकेजेस दे रही है एम्प्लॉयज़ को, वो देते वक्त वो ज़रूर इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके जो डिसीजंस है हायरिंग के, वो गलत ना हो। राइट। सो एक ट्रू कैरेक्टर ऑफ वेदर द कैंडिडेट हु इज गेटिंग शॉर्टलिस्टेड इज हैविंग दैट एबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड रोल। करेक्ट। क्योंकि क्या होता है, देखिए, हायरिंग अ रॉन्ग पर्सन ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है कंपनी को। आप जब गलत आदमी को हायर करते हो तो आपके रिसोर्सेस वेस्ट होते हैं। आपकी अपेक्षा होती है कि वो व्यक्ति उस जॉब पर आके इमीडिएटली काम हैंडल करे, सीखे कंपनी के बारे में और आपके कंपनी के फिलोसॉफीज़ को समझ के उस लाइन में ही काम करे। लेकिन जब आप एक स्किल्ड व्यक्ति, लेकिन इंटेंशनली या बिहेवियर वाइज वो अगर अच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर हायर करते हैं तो भले ही वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है, उसका स्किल बहुत अच्छा है, वो अच्छा पैसा कमा के ला सकता है, लेकिन वो आपके कल्चर को ख़राब कर सकता है। उसकी लीडरशिप के अंडर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनके इंटेंशंस, इंटीग्रिटी
अगर अच्छी नहीं है, एथिक्स अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके कंपनी को उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, काम रुक जाता है, कंपनी की इमेज ख़राब हो जाती है, वर्क कल्चर ख़राब हो जाता है। तो हायरिंग अ रॉन्ग पर्सन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए कंपनीज जब भी किसी भी व्यक्ति को हायर कर रही है जिसके ऊपर कंपनी की इमेज निर्भर है, कंपनी का काफ़ी सारा काम निर्भर है, वहाँ पे एम्प्लॉय असेसमेंट के लिए हैंडराइटिंग एनालिसिस बहुत अच्छा जरिया है, उसके मन तक पहुँच के उसके मन में क्या चल रहा है ये समझना। राइट। सो ये जो हैंडराइटिंग एनालिसिस है, क्या ये काम बच्चों के लिए भी हो सकता है? ये सेम टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग हैंडराइटिंग ये बच्चों में भी हो सकती है? ज़रूर। जैसे आप हायर करते वक्त उस एम्प्लॉय का हैंडराइटिंग देख रहे हो, वैसे ही एक छोटे बच्चे को आप जब सही एज में, सही उम्र में उसका हैंडराइटिंग देखते हो और उसमें अगर आपको वो सारी चीज़ें दिखती है कि जो आप नहीं चाहेंगे कि ये बच्चा बड़ा होने के बाद उसके व्यक्तिमत्व में वो चीज़ें दिखे, तो वहीं पे करेक्टिव एक्शंस आप ले सकते हो। बच्चों की उम्र ऐसी होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस में रहते हैं, वो संस्कारक्षम रहते हैं, तो उन्हें हम गाइड कर सकते हैं, उनके फॉर्मेशंस करेक्ट कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा उनकी राइटिंग को देख के आप उनके पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि कहाँ पेरेंटिंग में गलतियाँ हो रही है छोटी मोटी, जिससे उनके मन में गलत संस्कार हो रहे हैं। तो उसमें पेरेंटिंग की भी गलतियाँ, कमियाँ दिख सकती हैं 100%, क्योंकि बचपन तो जो बन रहा है बच्चा, वो तो हम उस मिट्टी के गोले को एक आकार दे रहे हैं, रूप दे रहे हैं, तो इसमें रोल तो पेरेंट्स का ही है। तो जैसे पेरेंट्स उनको ढाल रहे हैं वैसे वो बन रहे हैं, तो गाइड तो पेरेंट्स को ही करते हैं। हम जब बच्चों का राइटिंग देखते हैं तो गाइडेंस तो पेरेंट्स को दिया जाता है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो बच्चों के राइटिंग में आपको दिखता है। बहुत बार ऐसे हुआ है कि हमारे पास जब बच्चे का प्रॉब्लम लेके पेरेंट्स आते हैं तो हम काउंसलिंग पेरेंट्स का करते हैं, क्योंकि इश्यूज उनके बीच में होते हैं, उनके एक दूसरे के बीच में जो रिलेशंस में इश्यूज है उसका इम्पैक्ट बच्चों पे हो रहा है। तो हम जब उनको गाइड करते हैं, हैंडराइटिंग में चेंजेस बच्चों के दिखते हैं। राइट। आपका कहना ये है कि अगर बच्चों के हैंडराइटिंग में अगर चेंजेस आने लग सकते हैं और उसका रिफ्लेक्शन जो है उनके बिहेवियर से हो रहा है, तो क्या हैंडराइटिंग एनालिसिस ये इनडायरेक्टली पर्सनल डेवलपमेंट को भी हेल्प करता है? मतलब इज इट अ कंट्रीब्यूटर, इज इट अ फीडर? यस। तो देखिए, आज का तो युग ऐसा है कि हमारी बहुत अपेक्षा है बच्चों से। हाँ। उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनका स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं बच्चों से होती है। तो बहुत कम उम्र में ही बच्चे बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पे एक्टिव होते हैं, दे आर लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब ये सीखने के प्रोसेस में उनमें कुछ बाधाएं आती है जो बिहेवियरल होती है। कभी इंटरेस्ट की कमी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट होने की वजह से एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। राइट। पेशेंस थोड़ा कम होता है, मैच्योरिटी आने के लिए थोड़ी देर लगती है। ये बहुत सारी चीज़ें होती है। स्ट्रेस काफ़ी होता है बच्चों पे, परफॉर्मेंस स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है। तो ये सारी चीज़ें उनके हैंडराइटिंग में दिखने लगती है। पीयर प्रेशर होता है, कभी कभी ट्रॉमा में चले जाते हैं, कुछ सेंसिटिव हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से उनके जो परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट हो रहा है, और साथ ही साथ उनकी जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो रही है, ये सब साथ साथ होते होते उसमें अगर कोई बिहेवियरल इश्यूज़ हैं जो उनके प्रोग्रेस के आड़े आ रहे हैं, वो हम राइटिंग में देख के कुछ सजेशंस उनको देते हैं। वो चेंजेस अगर करते हैं, पेरेंट्स भी उनको गाइड करते हैं, तो आसानी से वो उन चैलेंजेस को पार करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। ओके। सो मतलब ऐसा है कि अगर कोई बच्चा अपनी हैंडराइटिंग ग्रेजुअली सुधार दे, तो is it because his behavior has changed, that is why he could change the handwriting, or because handwriting he has changed, that is helping him to feed? What is it? Is it chicken or egg? Yeah, so very interesting question. And see, it goes hand in hand. यानी आप राइटिंग में चेंजेस लाएंगे तो व्यक्तिमत्व में सुधार होगा, व्यक्तिमत्व में जैसे सुधार होगा वैसे ही राइटिंग में भी चेंजेस होंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आपको जब बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो आपकी राइटिंग में दिख रहा है। हाँ। और आप बहुत पेशेंस से अगर राइटिंग लिखेंगे, जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पे कि जब आप लिख रहे हैं और आपकी राइटिंग में क्लब स्ट्रोक्स आ रहे हैं, यानी ऐसे पॉइंटेड स्ट्रोक्स आ रहे हैं, आप बहुत स्पीड में ऐसे स्क्रैच कर रहे हो, जैसे कि जैसे कि आप तलवार चला रहे हो कागज़ पे और वो कागज़ फट रहा है, इस तरह से अगर आप पेन चला रहे हो तो वो जो क्लब स्ट्रोक्स है वो आपका एंगर दर्शा रहा है। और आप देखेंगे कि जो व्यक्ति
ज़्यादातर बहुत गुस्सेला नहीं होता है, लेकिन किसी सिचुएशन में अगर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अगर लिखना चाहते हैं, वो जब लिखते हैं तो उनके राइटिंग में ये क्लब स्ट्रोक्स बढ़ जाते हैं। ओके। और जब वो शांत हो जाएंगे, पेशेंट हो जाएंगे, तो उनके राइटिंग के ये क्लब स्ट्रोक्स जो है वो कम भी हो जाएंगे। राइट। अब जो व्यक्ति हमेशा ही गुस्सेल होता है, जिन्हें बहुत ईजिली गुस्सा आता है, वो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, उनके राइटिंग में हमेशा ही वो क्लब स्ट्रोक्स दिखेंगे आपको। राइट। तो इस तरह से आप जब चेंजेस करेंगे राइटिंग में, ये क्लब स्ट्रोक्स अगर कम करते हैं तो उसका प्रभाव आपके व्यक्तिमत्व में भी दिखने लगता है। और जब आपको गुस्सा आता है तो क्लब स्ट्रोक्स भी बढ़ते हैं। तो ये दोनों तरह से चलता है। आप राइटिंग में चेंजेस करके अपने व्यक्तिमत्व में बदलाव की अपेक्षा कर सकते हैं। और बहुत बार हम इसे डायग्नोस्टिक तरीके से यूज़ करते हैं कि हम उनको कुछ चेंजेस राइटिंग में नहीं बताते लोगों को, लेकिन जैसे ही वो अपने रिलेशंस पे काम करते, अपने माइंडसेट पे काम करते, अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करते, ऑटोमेटिकली उनका जब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सेल्फ एस्टीम बढ़ रहा है, वो अपने आप रिस्क टेकिंग बढ़ रहा है, वो अपने आप आपको उनके राइटिंग में चेंज होते हुए दिखता है। तो दिस गोज बोथ वेज। करेक्ट। ओके। As you rightly said, it is chicken and egg. We'll never able to tell क्या पहले है. What is the first? Yeah, correct. What a wonderful, explanation on this. लेकिन अगर किसी कंपनी के लिए एम्प्लॉय को ढूंढने में मदद कर सकता है, बच्चे के बिहेवियर को ये दर्शा सकता है, तो क्या हैंडराइटिंग एनालिसिस ये किसी मैरिज रिलेशनशिप में जो बाधाएं आ रही है, क्या उसमें भी ये मदद रूप हो सकता है कि किस कारण ये रिलेशनशिप में बाधाएं हैं? क्या ऐसे या हैंडराइटिंग को बदल के रिलेशनशिप भी सुधर सकते हैं? या फिर मानो किसी नए जोड़े का गठन हो रहा है तो उन दोनों की पहले हैंडराइटिंग एनालिसिस करवा ली कि भैया कैसे विचार हैं इन दोनों के? जी ज़रूर। हैंडराइटिंग एनालिसिस वहाँ पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी व्यक्ति के स्वभाव का इम्पैक्ट उस रिलेशन पे होने वाला है। वो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशन हो सकता है, वो हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो सकता है, वो सिबलिंग्स के रिलेशंस हो सकते हैं। तो मैरिज मैरिटल काउंसलिंग में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं। मैरिटल काउंसलिंग में जब दो लोग शादी कर रहे हैं, उसके पहले जब वो अपने आप को समझना चाहते, एक दूसरे को समझना चाहते, वो प्री मैरिटल काउंसलिंग में इसका बहुत इस्तेमाल हो सकता है। एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे का स्वभाव समझने के लिए। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक एक्सेप्टेंस और दूसरा एडजस्टमेंट। तो हमें एक तो दूसरे को एक्सेप्ट करना है, पार्टनर को एक्सेप्ट करना है जैसे वो है, और दूसरा एडजस्ट करना है सो दैट वो हमारे साथ एडजस्ट कर पाए। राइट। सो यू लर्न टू केटर यस विद अदर्स। करेक्ट। तो ये पेशेंस की बात है। हमेशा ही ऐसे नहीं होगा कि आपको आइडियल मेड फॉर ईच अदर जोड़ी मिले, लेकिन जो भी आपके पार्टनर है उनका जो बिहेवियर है उसको आपको एक्सेप्ट करने की जो क्षमता है वो बढ़ाने के लिए, पेशेंस बढ़ाने के लिए हैंडराइटिंग एनालिसिस हेल्प कर सकता है। वैसे ही आप खुद को समझ सकते हैं, आप कब ट्रिगर होते हो, आपकी क्या अपेक्षा है, आपका क्या स्वभाव है, ये सारी चीज़ें समझ के आप ज़्यादा अच्छी मैरिड लाइफ गुजार सकते हैं। दो विचारों के लोग होते हैं, या तो दो विचार शादी के बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि विभिन्न या तो विपरीत स्वभाव के लोग जब साथ में आते हैं तो वो जोड़ी बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली होती है। ऐसे कहा जाता है कि एक बहुत कम बोलने वाला है, एक बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने वाले है। तो ऐसे जब रहेगा कॉम्प्लीमेंट होता है एक दूसरे को, तो लोगों को लगता है कि ये जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ पे ये व्यक्ति नहीं बोल सकता है, उसका पार्टनर उसको कॉम्पेंसेट कर लेता है। कॉम्पेंसेट करता है। ओके, तो ऐसी जोड़ियाँ देखा गया है कि ऐसी जोड़ियाँ ज़्यादा डिफिकल्ट उनको जाता है रिलेशन मेंटेन करने के लिए, बिकॉज वो दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो दूसरा पोल है, वो दूसरा ध्रुव है, तो ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन जब समान स्वभाव के लोग साथ में आते हैं तो वो एक्सेप्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। राइट। अब ऐसे तो नहीं होगा कि सारे ही गुणों में हम समान होंगे। तो कभी कभी आपको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं कुछ गुण, और कुछ गुणों में आपको थोड़ा एडजस्ट करके लेना। कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्ट, आई मीन व्हाट अ लवली थिंग यू हैव सेड। एडजस्टमेंट करना पड़ता है और एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये सही कहा। तो परेश जी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या अगर किसी व्यक्ति में है और इसके साइंस फिजिकली वो नहीं दिखा पा रहा है या दिख नहीं रहे हैं, बट वो उस तकलीफ से गुजर रहा है, क्या ये चीज़ें उसके हैंडराइटिंग में कभी दिख पाएगी? जी, देखिए, आप जिस फेज से गुजर रहे हैं वो
उसका इम्पैक्ट जो आपके मन में हो रहा है वो स्वभाव, वो भावनाएं वो कागज़ पे उतरने ही वाली है। आप जब लिख रहे हैं तो आप उस कंटेंट पे फोकस करते हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। राइट। तो शायद मैं बहुत सुंदर चित्र का वर्णन कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उदास हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे मन में बहुत ज़्यादा शंकाएं हैं खुद के बारे में, दुनिया के बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे तो मेरे मन में है, तो वो कहीं ना कहीं पे आपके हैंडराइटिंग में दिखेगी। ये वैसे ही है जैसे आपके टीवी के चैनल्स होते हैं। आप एक चैनल चला रहे हो जहाँ पे बहुत शांततापूर्ण कोई आध्यात्मिक बात चल रही है, उसी समय पे दूसरे चैनल पे कुछ मारामारी चल रही है, फाइटिंग चल रहा है, थ्रिलर चल रहा है। तो ये हमारा मन भी वैसा ही है कि एक ट्रैक पे आप फोकस कर रहे हो लेकिन पीछे बहुत सारे चैनल्स हैं। अब हैंडराइटिंग में आप जब कंटेंट लिख रहे हो वो शायद बहुत अच्छा वाला कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, उस कंटेंट में आप बहुत अच्छा चित्र बना रहे हैं, लेकिन ये जो पीछे चलने वाले जो सारे प्रोग्राम्स हैं, जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं जिनके बारे में आप जागरूक नहीं हैं, वो सारे फॉर्मेशंस के ज़रिए, हैंडराइटिंग के ज़रिए एक्सप्रेस होने लगते हैं। और अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, कोई व्यक्ति सुसाइडल टेंडेंसी दिखा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैंडराइटिंग में उभर कर आती है और बहुत आसानी से दिख जाती है। राइट। परेश जी, एक बात बताइए, क्या हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट मतलब ग्राफोलॉजिस्ट सिर्फ हैंडराइटिंग कैसे लिखी है वही देखते हैं, उसके मोड, उसके कल कैसे हैं, या फिर कैसे शब्दों की रचना की है, कौन से शब्दों की रचना उन्होंने उपयोग किया है, ये भी इसका भाग होता है एनालिसिस का? शब्दों की रचना कैसे की है ये लिंग्विस्टिक्स में आता है, तो ये लिंग्विस्टिक्स स्टडी है। सो ऐसे माना जाता है कि हर 100 कोस पे भाषा बदलती है। हाँ। तो इसका यूज़ हम इन्वेस्टिगेशंस में काफ़ी करते हैं, फोरेंसिक्स में काफ़ी करते हैं, लेकिन ये ग्राफोलॉजी में नहीं आता है। ओके। तो लिंग्विस्टिक्स का उपयोग इन्वेस्टिगेशन में होता है कि उस भाषा का प्रयोग जो किया हुआ है उससे आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र से है, किस प्रांत के किस छोटे इलाके से है, यहाँ तक आप समझ सकते हैं जब उसकी लैंग्वेज का आप स्टडी करते हैं। करेक्ट। लिंग्विस्टिक्स से आप उनकी भावनाएं क्या है वो भी समझ सकते हो, वो कितने ज़्यादा आक्रामक है, वो कितने ज़्यादा डरे हुए हैं, ये समझ सकता है, वो सच में वो सोच रहे हैं क्या जो वो लिख रहे हैं, ये समझ में आ सकता है। तो लिंग्विस्टिक्स एक अलग क्षेत्र है साइकोलॉजी का या इन्वेस्टिगेशन का, और जो ग्राफोलॉजी के काफ़ी करीब आता है जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, क्योंकि कंटेंट है। आपने जैसे सही पूछा कि कंटेंट लिखा हुआ है, तो कंटेंट के अंदर क्या है ये देखने का काम लिंग्विस्टिक्स का इन्वेस्टिगेटर करता है। और वो फॉर्मेशंस कैसे हैं ये ग्राफोलॉजिस्ट। तो क्या ग्राफोलॉजिस्ट का उपयोग फिर किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी होता है या नहीं होता है? ग्राफोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग फोरेंसिक्स में, इन्वेस्टिगेशंस में होता है, क्योंकि बहुत बार हमें रिटन मैटर मिलता है, कंटेंट मिलता है, या तो हम स्टेटमेंट्स जब लेते हैं लोगों के जो सस्पेक्ट्स है उनको जब बताया जाता है लिखने के लिए, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके मन में जो चल रही है वो समझ में आएगा। तो स्टेटमेंट्स लेते वक्त ये बहुत यूज़फुल होता है। सस्पेक्ट्स में से क्रिमिनल आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत आसान तरीका है, सबसे ज़्यादा फास्ट तरीका है, और हम इसे गोल्डन आवर कहते हैं कि क्राइम हुआ है और क्राइम होके बस 2 ही घंटे जो पहले है उस समय में अगर आपने सस्पेक्ट्स के हैंडराइटिंग में उनके स्टेटमेंट्स नोट डाउन करने के लिए कहा गया है उनको, तो तब उनके मन में जो चल रहा है वो बहुत प्रभावी तरीके से आपको दिखा देता है कि ये व्यक्ति इस क्राइम में इन्वॉल्व है, इस व्यक्ति को ये क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इसको इन्फॉर्मेशन है क्राइम के बारे में। ओके। ये चीज़ें आपको पता चलती। तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर्स जो है, पुलिस डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हो, उनको एक दिशा मिल जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। राइट। मतलब अगर व्यक्ति भले ही इन्वॉल्व ना हो लेकिन अगर उसको इन्फॉर्मेशन है वो भी हैंडराइटिंग के एनालिसिस से समझ में आ सकती है। जी। तो यहाँ पे मैं वापस उस विषय पे आऊँगा जो आपने शुरू में कहा था, सबकॉन्शियस माइंड। हाँ। देखिए, मैं अगर क्रिमिनल हूँ, हाँ, हमारे ऑफिस में 10 लोग हैं, हाँ, उसमें से मैं एक हूँ, हाँ, मैं सस्पेक्ट्स में से एक हूँ, हाँ, जिनके ऊपर एम्प्लॉयर को शक है। हाँ। अब इन 10 लोगों में से एक ही व्यक्ति है जो झूठ लिखने वाला है,
बाकी के 9 लोग सच लिखने वाले हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 9 लोगों के मन और अंतर मन में कोई द्वंद्व नहीं चल रहा। करेक्ट। वो सब कुछ लिख रहे हैं जो उनके मन में है। हाँ। एक मैं ही हूं जो स्टोरी क्रिएट कर रहा हूं। करेक्ट। तो मैं वो लिख रहा हूं जो मुझे आपको बताना है, लेकिन मेरे मन में वो सब चल रहा है जो हो चुका है मेरे साथ। करेक्ट। तो आप मान के चलिए कि मैं मेरा सीपीयू ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, हाँ। ज़्यादा प्रोग्राम चल रहे हैं, ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन आउटपुट कम दे रहा हूँ। राइट। तो कहीं पे तो द्वंद्व हो रहा है मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में, जो मेरे कंटेंट में नहीं दिख रहा है लेकिन फॉर्मेशंस में दिख जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आता है कि ये व्यक्ति डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसके मन में द्वंद्व किस एरिया में हो रहा है। यहाँ पे हम कंटेंट पढ़ते हैं। राइट। यहाँ पे हम कंटेंट पढ़ेंगे कि वो क्या लिख रहा है। तो आप सोचिए, अगर मैं लिख रहा हूँ कि इस घटना के बारे में मुझे जितना पता था मैंने सब कुछ लिखा है। अब अगर मैंने सब कुछ नहीं लिखा है तो ये सब कुछ जब मैं लिख रहा हूँ तो मेरे मन में वो द्वंद्व हो जाएगा। हाँ। और वहीं पे आप मुझे पकड़ सकते हैं। राइट। तो इसे हम स्पेसिफिक वेरिएशन कहते हैं कि दिस वेरिएशन इज हैपनिंग इन द राइटिंग एट अ वेरी स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ द राइटिंग। तो उस जगह पे ही ये द्वंद्व शुरू हो गया और वो खत्म हो गया जब मैंने वो वर्ड लिख दिया। तो पूरे राइटिंग में आपको वो 2 वर्ड्स दिखते कि जो उठ के आपकी नज़र के सामने आ जाते और वो आपको चिल्ला के बता रहे कि देखो ये मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ। तो इन्वेस्टिगेशन में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ होता है। क्राइम के बारे में लीड्स इससे बहुत जल्दी जनरेट हो सकते हैं और आपको एक सही दिशा मिलती है कि आपको किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। क्या हो जाता है कॉरपोरेट में ज़्यादातर जहाँ पे मैं काम करता हूँ इन्वेस्टिगेशंस में, कि आप जब किसी पे शक करते हैं तो वहाँ पे आपके रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। राइट। सी क्राइम फाइंड आउट करना ये ज़रूरी है, लेकिन वो करते वक्त आप अगर पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं, आप अगर 100 लोगों पे शक करते हो, या तो आप जीरो डाउन करते हो कि बस यही 2 लोग हैं कि जिन पे मुझे शक है, लेकिन उन्होंने अगर वो क्राइम नहीं किया है, आप परमानेंटली रिलेशंस खराब कर रहे हैं। करेक्ट। तो वहाँ पे 3rd डिग्री का इस्तेमाल ना करते हुए, किसी को उसमें बिना बताए आप आसानी से हैंडराइटिंग एनालिसिस के जरिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन। करेक्ट। वाह परेश जी, आपने ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात जो कही है, कुछ मज़ेदार किस्से अगर आपको याद हैं किसी क्रिमिनल के या किसी नॉन क्रिमिनल के, जिसकी पब्लिक ओपन फोरम में उसके राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सिग्नेचर अगर अवेलेबल है तो प्लीज़ थोड़ा वो मज़ेदार लगेगा सुनने में कि कैसे सिग्नेचर और हैंड राइटिंग को आप पढ़ते हो। राइट। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि दे आर लाइक राइटिंग ऑन द वॉल, यानी सिग्नेचर बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, ख़ास करके जो बड़े पर्सनालिटीज़ है, निगेटिव तरीके से या पॉजिटिव तरीके से, जो बड़े पर्सनालिटीज़ है इनके सिग्नेचर्स, हैंडराइटिंग आप दिख सकते हैं, आपको इंटरनेट पे आसानी से मिलते हैं। कुछ अपने ऑडियंस के लिए सर्च करके देखने के लिए कुछ चीज़ें अगर मैं बताऊँ तो बिन लादेन का सिग्नेचर, अगर ओसामा बिन लादेन का सिग्नेचर अगर देखेंगे तो उसमें से समझ सकता है कि कितना कोई व्यक्ति अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है कि वो अपने सिग्नेचर में भी वो टेररिज्म का कोई सिंबल बना रहा है। तो अगर आप ओसामा बिन लादेन का सिग्नेचर सर्च करके देखते हैं तो आपको उसमें एक मशीन गन दिखती है। ओह, इज इट? तो ये कब होता है? जब कोई व्यक्ति अपने आप की आइडेंटिटी, सिग्नेचर आपकी पहचान है, आपकी एक आइडेंटिटी है। अब उस व्यक्ति की आइडेंटिटी उसके प्रोफेशन से इतनी जुड़ी हुई है कि वो अपने सिग्नेचर में उस प्रोफेशन से जुड़ी हुई कोई चीज़ बना रहा है। सो क्राइम के बारे में जो आपने पूछा, तो लादेन की सिग्नेचर में अगर मशीन गन है, वैसे ही आप अगर देखेंगे कि फुटबॉल प्लेयर पेले है तो वो अपने सिग्नेचर में फुटबॉल बनाते हैं, सॉकर बॉल बनाते हैं। ओके। आप हिंदुस्तान का उदाहरण अगर लेना है तो भारत में हरि प्रसाद जी चौरसिया एक फ्लूट जो वादक है, तो वो अपने सिग्नेचर में फ्लूट बनाते हैं। ओह। और यानी इसमें समझने वाली बात यह है कि वो कितने अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं कि अपनी सिग्नेचर में उन्होंने उस चीज़ को स्थान दिया है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक कि वो डेडिकेटेड है उस प्रोफेशन के लिए, उस चीज़ के लिए, और दूसरा उन्हें कहीं पे तो ये भी लगता है कि मेरी इसे छोड़ के कोई दूसरी पहचान है ही नहीं। तो इतने वो जुड़े हुए होते हैं।
लिब्रेस करके एक पियानिस्ट है, वेरी फेमस पियानिस्ट, वो अपने सिग्नेचर में पूरा पियानो बनाते हैं, पूरे डिटेल्स के साथ, कीज के साथ, सब कुछ। तो कितना समय देते हैं। आप एक बहुत कॉमन चीज़ होती है, बहुत सारे कॉमेडियंस होते हैं जो अपने सिग्नेचर में फेस बनाते हैं। तो कॉमेडियंस अपने स्माइलीज बनाते हैं। हिंदुस्तान में एक हिंगू करके जो कॉमेडियन हो चुके हैं, वो अपने सिग्नेचर में पूरा एक लेडी का पूरा फेस बनाते हैं। आप जॉनी लीवर साहब की सिग्नेचर देखेंगे, उसमें वो अपनी एक स्माइली बनाते हैं। तो ये जो स्माइली बनाते हैं लोग, ये काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं। जो भी कहीं पे भी आप कोई देखेंगे व्यक्ति जो सिग्नेचर में स्माइली बना रहे, वो काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं और थोड़े इमैच्योर होते हैं। अभी अगर वो व्यक्ति उस प्रोफेशन में है तो उसका उन्हें बेनिफिट होता है। हाँ, आप सोचिए कोई कोर्ट के कोई जज है लेकिन वो सिग्नेचर में स्माइली बनाते, तो वो थोड़ा ऑड हो जाएगा। लेकिन जो जिस प्रोफेशन से जुड़ा है, उस प्रोफेशन से रिलेटेड फॉर्मेशन जब राइटिंग में सिग्नेचर में बना रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी बना रहे, तो उससे वो काफ़ी जुड़े हुए ये दिखता है। और लादेन के सिग्नेचर में मशीन गन का होना, ये दिखाता है कि वो किस लेवल तक टेररिज्म उसके व्यक्तित्व में है। राइट। तो और ऐसा कोई क्रिमिनल केस आपके नज़र में जहाँ पे आपने काम किया हो कुछ? तो आपने मज़ेदार कहा था, इसलिए मैंने मज़ेदार के लिए बताया। बहुत से केसेस कभी मज़ेदार नहीं होते हैं। एंड द वर्स्ट थिंग, सबसे बुरी चीज़ अगर कुछ देखने को मिलती है, एनालाइज करने को मिलती है, तो वो कोई व्यक्ति अपने आप को, अपनी जीवन को जब ख़त्म करते वक्त कुछ लेटर लिखते जाते हैं। ऐसे लेटर्स को एनालाइज करना, ये सबसे बुरी चीज़ मैं कहूँगा हैंड राइटिंग दुखदाई होती है। बहुत दुखदाई होता है। खास करके जब वो उनके घर के लोग वो नोट लेके आते हैं, हमें दिखाते हैं, पूछते हैं कि क्या ये जेन्युइन है, क्या ये सब कुछ उन्होंने ही लिखा है। तो ऐसे केसेस जब होते हैं, ऐसे एनालिसिस जब करने पड़ते तो बहुत दुखदायक होते हैं। लेकिन हैंड राइटिंग एनालिसिस, ग्राफोलॉजी बहुत सही तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि क्या इसका जो मेंस रिया, जो इंटेंशन है ये करने के पीछे, वो सच में वही था, या ये किसी और ने लिखा हुआ है, या इनके मन में तब वो थॉट नहीं था लेकिन किसी ने इस नोट का मिसयूज़ किया है। तो ये समझ सकता है। मैंने बहुत सारे केसेस में इन्वेस्टिगेटर्स को हेल्प किया है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हेल्प करना मेरा काम है। पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं कभी कभी असिस्ट करता हूँ, उनको जब हेल्प की ज़रूरत होती है। तो हैंड राइटिंग के ज़रिए हम देखने की कोशिश करते हैं कि कोई जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो सच में वही है या उसमें कुछ बदलाव है। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस बन गया था। एक ग्रामीण पुलिस किसी डिस्ट्रिक्ट के थे, उनका ये केस था कि जहाँ पे एक मास मर्डर नहीं कहूँगा मैं, पूरी एक फैमिली को मार दिया गया था। यानी घर में जितने भी लोग थे, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सबको मार दिया गया था और सस्पेक्ट का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब अनफॉर्चुनेटली जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था वो एक किसी व्यक्ति को नज़र में रख के इन्वेस्टिगेशन उस फोकस में हो रहा था, और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन होते होते काफ़ी समय गया और फिर एक डेड एंड आ गया कि जहाँ पे कुछ प्रूव नहीं हो पा रहा था। बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक गोल्डन आवर होता है इन्वेस्टिगेशन का। क्रिमिनल क्या होता है कि क्रिमिनल है ना, अपने मन में भी स्टोरी बना लेता है 100 बार। अब आप एक ही स्टोरी बार बार जब बताते हो तो आपको भी सच लगने लगती है। करेक्ट। अब ये जब स्टोरी आप अपने आप को दोहराते हो तो गोल्डन आवर्स ख़त्म होने के बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब आप नार्को टेस्ट दीजिए या कोई भी टेस्ट दीजिए, उधर एरर आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने आप को भी वो इतनी बार बताई हुई है स्टोरी कि अब वो उससे सच उगलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे दृश्यम में दिखाया था वैसे। जी। दैट इज सोशल इंजीनियरिंग। जो सोशल इंजीनियरिंग किया जाता है कि आपको एक चीज़ बताई जाती है बार बार, वो अपने आप को भी वो बताते थे, जैसे दृश्यम में हुआ था। हाँ। उन्होंने जो दिखाया था कि उन्होंने अपने आप को भी ऐसे ढाल लिया था कि नींद में भी आप पूछो तो अब वही बताएंगे, वही आंसर आएगा। तो क्रिमिनल्स के बारे में भी यही होता है, और उस केस में भी यही हुआ कि बहुत समय निकल चुका था, 2-3 महीने हो चुके थे, एंड वो एक डेड एंड पे आ गया इन्वेस्टिगेशन। और अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो बदली होती रहती है, यहाँ से वहाँ जाते हैं, नए ऑफिसर्स आ गए। नाउ दे वर क्लूलेस कि ये सब है क्या, इसमें एविडेंसेस नहीं है, कोई जो
मर्डर हुआ है, उसका कोई वेपन नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है अब तक, तो इसको क्लोज कैसे करें? और सस्पेक्ट्स तो जो थे वो तो अभी सस्पेक्ट्स का कुछ क्लू नहीं मिला, वो तो क्लीन शीट दिख रहे हैं, ब्लैंक लग रहे हैं। तो ऐसे समय में हमने जब हैंडराइटिंग एनालिसिस किया, हमने स्टेटमेंट्स लिए, जो भी सस्पेक्ट्स है नहीं है, जो भी है उस फैमिली से जुड़े हुए नेबरहुड में सबसे हमने राइटिंग सैम्पल्स लिए, और उसका जब एनालिसिस किया तो वो सैंपल फिर बोलने लगते हैं, और फिर उसमें से समझ में आया कि जब वो लिख रहे, भले ही 3 महीने हो चुके थे, लेकिन जब वो लिख रहे थे तो वो ऑफ गार्ड थे, उन्हें पता नहीं था कि वो राइटिंग जब कंटेंट लिख रहे तो वो फॉर्मेशंस में से भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। हाँ। और उसमें से एक व्यक्ति ने कुछ ऐसे लिखा कि जिसमें से सस्पिशन क्रिएट हुआ। हमने फिर उसको उससे जुड़े हुए कुछ और लोगों का हैंडराइटिंग लिया, और उसमें से वो केस टोटली अलग ही कुछ थी, ये समझ में आया। जो प्राइम सस्पेक्ट था वो कहीं बाजू में रह गया, और रीज़न फॉर कमिटिंग दिस क्राइम वाज टोटली डिफरेंट। तो और उसमें कोई और ही इन्वॉल्व था। तो स्टोरी ये थी, यानी ये हादसा ये था कि उनका जो मर्डर हुआ था, उन 2 भाई थे, और एक भाई कहीं और काम करता था, एक लोकली काम करता था। तो जैसे कि हर फैमिली में होता है, जो लोकल उस गांव में ही रहता है वो सारी जिम्मेदारी घर की लेता है, घर का सब रेनोवेशन करना, सब मेंटेनेंस करना उसके पास रहता है, खेती बाड़ी देखना, वो सब काम उसके पास रहता है, और दूसरा जो रहता है वो शहर में कहीं और काम करने के लिए दूर चला जाता है। तो ऐसे 2 फैमिलीज उनके थे, और ये जो दूर रहने वाला भाई था उसकी वाइफ इधर ही रहती थी, वो लोकल ही थी। तो वो पैसा कमाता था ज़्यादा, लेकिन खर्चे दूसरे भाई को देखने पड़ते थे। तो उसमें थोड़ी सी अनबन थी कि पैसे कमाता एक है, खर्चा दूसरा करता है, लेकिन फिर देखभाल कोई एक कर रहा है। तो ये जो डिस्प्यूट्स थे, ये इनमें से समझ में आया कि इसमें जो वो लेडी थी, जो उस एक भाई की बीवी, जो भाई दूर काम करता था, उसकी बीवी जो यहाँ पे लोकली रहती थी, उसका कोई एक रिश्तेदार था जो इससे शादी करना चाहता था। देहातों में ये चलता है कि रिश्ते में भी शादी करते हैं, मामा के साथ और या तो दूर के भाई के साथ शादियां होती है। उसे इस लड़की से शादी करनी थी, लेकिन नहीं कर पाया, और उसने इसके हस्बैंड को इसमें रोप इन करने के लिए उसने ये क्राइम किया। और प्राइम सस्पेक्ट इसका सगा भाई हो गया जो मर गया उसके फैमिली का, लेकिन पर्पस किसी और का था। तो ये स्टोरी कुछ और ही थी, ये कोई फेल्ड लव स्टोरी थी कि जिसका रिवेंज लेने के लिए किसी और ने किया हुआ था। तो वो जब राइटिंग में से निकला, तो वो उस लेडी के राइटिंग में से निकला कि इसका कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप है कहीं बाहर, जो बहुत देर से चल रहा है। तो ये जब छोटी थी तब से ये रिलेशनशिप था, लेकिन वो शादी नहीं हो पाई, लेकिन ये रिलेशन था। और ऐसे वो कहीं और से, यानी इसका कुछ कनेक्शन प्राइमा फेसी नहीं था, लेकिन राइटिंग में से वो क्लूज निकलते गए। वैसे और सस्पेक्ट को जैसे जीरो इन करते गए। उनका जब हैंडराइटिंग सैंपल लिया, जो एक्चुअल जिसने क्राइम कमिट किया था, उसका जब हैंडराइटिंग सैंपल लिया गया, उसमें से तो वो प्रोमिनेंटली दिख गया है। करेक्ट। और जब वो दिख गया तो फिर सब, अब ये सिर्फ लीड है। देखिए, हम फाइनल कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये लीड्स मिलते हैं। सो इन्वेस्टिगेटर्स फिर वहाँ से उनको वापस एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस डायरेक्शन में काम करते हैं। फिर उन्होंने जब ढूंढा तो उन्हें वेपन ऑफ मर्डर मिला कहीं पे छुपाया हुआ। तो उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले, क्योंकि वो सब पोंछ के उन्होंने पानी में फेंक दिया था। तो वो जब कुएं में से निकाला गया, वो ढूंढा, तो फिर वो रिलेशंस बनते गए, वो कनेक्शन मिला, और फिर वो क्राइम सॉल्व हुआ। तो कभी कभी ऐसे होता है कि जहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं लगता है कि हैंडराइटिंग एनालिसिस का यूज़ हो सकता है, वहाँ पे भी ये स्टेटमेंट्स लेते वक्त इसका बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है। वाह, व्हाट अ वंडरफुल एग्जाम्पल आपने मतलब ये दिया कि कैसे हैंडराइटिंग एनालिसिस कितने बारीक ऐसी जगह पे काम करती है जहाँ से सारी उम्मीदें बंद हो गई थी जी। और वहाँ से जाके मतलब इट्स लाइक पहाड़ तोड़ के उसमें से कोई और ही चूहा निकला। करेक्ट। ये मतलब क्राइम और अपने लेटर और इसकी बात करी, आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ द, मैं एक्चुअली मुझे आपको सवाल पूछना था, वो जैसे क्राइम का आपने निकाला ट्रेट, वैसे ही किसी लेटर से पर्सनालिटी ट्रेट्स समझ में आ सकते हैं। जस्ट वांट आई विल बी वेरी स्पेसिफिक, सिग्नेचर स्टाइल और जो पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं,
क्या वो दिखाते हैं आप किसी लेटर देखेंगे, जैसे अतुल सुभाष का एक रिसेंट एक केस था, जी 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 तो उसमें कुछ ऐसा कुछ है क्या, वेरी एबल टू सी दैट? जी। तो आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, देखिए जब कोई व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करता है, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। ये एक मोमेंट में तो लिया नहीं जाता है। कई दिनों से उस व्यक्ति के मन में कुछ चल रहा है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो कौन चाहेगा कि अपना जीवन समाप्त करे। हाँ। लेकिन जब उसे लगता है कि ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है और उसकी आइडेंटिटी, उसका ईगो ये उस सिचुएशन में उसे जीने नहीं दे रहा है, तब वो ऐसे कुछ डिसीजंस ले लेते हैं। अब इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो पर्सनैलिटी ही वैसी होती है कि नकारात्मक स्वभाव की ही व्यक्ति है, और ऐसे हो सकता है कि एक व्यक्ति परिस्थिति की वजह से उस विचारों में चला गया है। हाँ। तो ये दो अलग सिचुएशंस होती है कि एक नकारात्मकता जो पहले से ही है, और दूसरा ये है कि सिचुएशन ने उन्हें नकारात्मक बना दिया है। हाँ। और ये हैंड इन हैंड ही जाता है। जैसे आपने पहले भी पूछा था चिकन एंड एग जो है, कि अगर व्यक्ति पहले से नकारात्मक रहेगा तो वो ऐसी सिचुएशंस को अपने आप अट्रैक्ट करने लगेगा, उस हर चीज़ को वैसे ही देखेगा, नकारात्मकता से ही देखेगा। तो ये बहुत कॉमन होता है। अतुल सुभाष केस में जो राइटिंग सैम्पल्स मिले, हालांकि उन्होंने सब कुछ प्रिंट किया हुआ था, टाइप किया हुआ लेटर्स थे, लेकिन उसमें सिग्नेचर्स थे। तो हर लेटर में पेज के एंड में उन्होंने सिग्नेचर किया। हाँ। तो आप सिग्नेचर देखेंगे तो सिग्नेचर एंड में नीचे चला जाता है। ओके, सिग्नेचर ऊपर की तरफ जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। तो ये बहुत टिपिकल गिविंग अप टेंडेंसी है। ये बहुत टिपिकल गिविंग अप टेंडेंसी है कि जैसे वो एच के बाद उन्होंने जी जो एग्जैक्टली तो आप अगर देख रहे हैं लाइनिंग्स, तो ये सिग्नेचर में सिग्नेचर ऊपर की तरफ जा रहा है। पहला वर्ड ऊपर है, दूसरा वर्ड भी ऊपर की तरफ थोड़ा जाता है, लास्ट लेटर जो है वो आगे झुक के नीचे की तरफ मुड़ता है, और उसे हम कहते हैं ऑसिलेटिंग अंडरस्कोर। तो ये ऑसिलेटिंग अंडरस्कोर ऑलमोस्ट वर्टिकल सिग्नेचर हो जाता है। सिग्नेचर ऊपर जाके जो स्ट्रोक्स बने हुए हैं वो नीचे गिर रहे हैं। तो ऐसा जब भी होता है तब गिविंग अप टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर सुसाइड नोट्स में आप ऐसा पाएंगे कि बेस लाइन्स जो है, कि जो लिखावट एक लाइन पे, इमेजिनरी लाइन पे लिख रहे हैं ऐसे लग रहा है, वो लाइन नीचे गिर जाती है। ये एक कॉमन ट्रेट होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सुसाइड नोट में लास्ट लाइन नीचे ही जाए, जो एक जनरल मान्यता होती है। लेकिन ये एक मापदंड है कि अगर लास्ट लाइन्स थोड़े नीचे जाते हुए है या तो सिग्नेचर एंड में नीचे जा रहा है, तो ये सुसाइडल टेंडेंसीज इनमें पहले से है, और गिविंग अप टेंडेंसीज पहले से है, ये उसमें दिखता है। आप एडोल्फ हिटलर की हिस्ट्री में अगर एडोल्फ हिटलर के सिग्नेचर्स देखेंगे, नेपोलियन के सिग्नेचर्स देखेंगे, तो इनमें भी वो नीचे जाने वाला एस्पेक्ट जो है वो बहुत आपको प्रखरता से दिखेगा। तो ये टेंडेंसी, जैसे पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है, वैसे निगेटिविटी या पेसिमिज्म भी सिग्नेचर और हैंडराइटिंग के फॉर्मेशन से बहुत आसानी से दिखते हैं। तो ऐसे क्या क्या एलिमेंट्स आप हैंडराइटिंग और सिग्नेचर्स में देखते हो जो एनालिसिस का बिंदु बन जाते हैं? देखिए, हैंडराइटिंग सिग्नेचर जब एनालिसिस किया जाता है तो एक ग्राफोलॉजिस्ट उसमें से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। सिग्नेचर्स और हैंडराइटिंग को देखने के दो तरीके हैं। एक तो हम दूर से जैसे देखते हैं, जिसको टेलीस्कोपिक व्यू से कह सकते हैं कि दूर से लिखावट में क्या दिख रहा है, और दूसरा है कि माइक्रोस्कोपिक, कि आप एकदम नज़दीकी से अगर देखेंगे, बारीकी से देखेंगे तो आपको जूम इन और जूम आउट करके देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है। तो ये दो अलग तरीके हैं, एक ट्रेट मेथड, एक जेस्टाल्ट मेथड कहा जाता है। तो ये जब हम जेस्टाल्ट एनालिसिस करते हैं, यानी ओवरऑल पिक्चर देखते हैं, जहाँ पे द होल पिक्चर इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ऐसे हम कह सकते हैं कि जहाँ पे वो सब मिलके कुछ एक पिक्चर बना रहे। तो ऐसे जब हम देख रहे हैं तो हम उसका मार्जिन्स देखते हैं, बेस लाइन्स देखते हैं। मार्जिन्स का मतलब है हैंडराइटिंग के चारों तरफ क्या जगह छोड़ी हुई है, उसके कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं क्या, जो लाइन्स आप लिख रहे हैं उनका एक लाइन में जा रहा है क्या राइटिंग। देखिए, आप जब लिख रहे हैं तो आपको कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ता है। हम एक्चुअली क्या देख रहे हैं, आपने जो पूछा था शुरुआत में कि ये साइंस है क्या, तो ये मैंने भी ये कहा था कि ये एक बेसिक लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंस है। तो आप जब लिख रहे हो, एक कोरा कागज़ है जिस पे लाइनिंग नहीं है, आप उस पर लिख रहे हो, तो आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं।
शुरुआत कहाँ करूँगा और ख़त्म कहाँ करूँगा, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है। मार्जिन्स, आपकी जो लाइन जा रही है ना, हाँ। वो एक जैसे रेलवे ट्रैक पे ही लाइन करेक्ट ट्रेन जाती है, वैसे ही आप जब लिख रहे हैं तो आप पहले तय करते हो कि मुझे कहाँ तक जाना है, किस पॉइंट पे जाना है, और आप उस दिशा में लिखते जाते हैं। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसपे वो सारे लेटर्स बैठे हुए ऐसे दिखता है। जैसे आप दूर देखेंगे तो एक इलेक्ट्रिक के वायर पे बर्ड्स बैठे हुए दिखते हैं आपको। आपको वायर नहीं दिखता, लेकिन बर्ड्स बैठे तो आप बोलते हो कि इधर वायर होगा। हाँ। वैसे ही राइटिंग को जब देखते हो तो आपको लेटर्स दिखते हैं, एक लाइन पे रखे हुए लगते हैं। लाइन कोई नहीं है लेकिन उधर रखा हुआ है। इट्स लाइक इनविजिबल स्ट्रेच ऑफ लाइन ऑन विच द राइटिंग सीम्स टू बी बेस्ड। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है वो मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी लिखावट में है तो आपने इमेजिन की थी, इसलिए वो लाइन आ रही है। मैं उसको री इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने क्या इमेजिन किया होगा। करेक्ट। सो ये जो प्रोसेस था आपके दिमाग में कि एक फोकस लेके आप लिख रहे थे, तो ये बेस लाइन हो गया। हाँ। अब ये दो लाइन के बीच में अंतर कितना छोड़ा है, इसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपने ऑलरेडी जो लिखा हुआ है वो कितना नीचे तक आ रहा है। तब जब आप लाइन की अगले लाइन की शुरुआत करेंगे तो वो क्या वो एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे या आपने पर्याप्त जगह छोड़ी है, ये डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? तो आप ही कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान नहीं है वहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। हाँ, तो ये क्या दिखाता है? तो ये आपका प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ऑर्गेनाइज्ड होना, ये आपका स्वभाव जो है वो नेचुरली कैसा है, उस हिसाब से आप वो लाइनिंग को एडजस्ट कर लेंगे और वो बहुत नेचुरली होगा। आपकी लेफ्ट मार्जिन एक के नीचे एक अपने आप आ रहा है तो आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, ये समझ में आता है। तो ये ऐसे बहुत सारे डिसीजंस आप लेते हो लिखते वक्त, और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि आपने राइटिंग का फॉन्ट कैसे रखा है, बड़ा रखा है, छोटा रखा है, आपकी राइटिंग आगे की झुक रही है या पीछे झुक रही है, ये आपका चॉइस है। ये आपने चूज़ किया हुआ है, और आपके चॉइसेस से हमें पता चलेगा कि आपका व्यक्तिमत्व किस तरह का है। ओके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। ये हो गया एक टेलीस्कोपिक व्यू जो हम जूम आउट करके देख रहे हैं। जब हम जूम इन करते हैं तो हमें एक एक अक्षर दिखेगा। जैसे GJY ये इंग्लिश में अक्षर है जो नीचे की तरफ जाते हैं, LBH ये अक्षर है कि जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कुछ अक्षर है जैसे AOUVCM, ये अक्षर सिर्फ बीच में है, उसको ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है। तो ये अक्षरों में हमको जोन्स दिखते हैं, और आप उन जोन्स में कैसे ऊपर नीचे फ्लुएंटली फ्लो कर रहे हो, किस तरह से आप अपर जोन में जा रहे हो, किस तरह से आप लोअर जोन में जा रहे हो, क्या उसमें लूप्स बना रहे हो, एंगल्स बना रहे हो। तो हर चीज़ को जूम इन करके देखा जाता है और उससे भी बहुत सारी चीज़ें समझती है। तो आपका पूरा राइटिंग जो देखा जाता है उसमें 4 ही चीज़ें हैं एक्चुअली। उसमें डॉट्स है, लाइंस है, कर्व्स और लूप्स है। डॉट, लाइन, कर्व, लूप से आपका पूरा राइटिंग बना हुआ है। तो जैसे प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हम कहते हैं कि डॉट डॉट से ही लाइन बनती है। वही लाइन अगर जैसे बहुत सारे डॉट्स एक लाइन में आ जाते हैं, उसकी लाइन बन जाती है। करेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। आप इमेजिन कीजिए कपड़े सुखाने की जो तार होती है, जैसे स्ट्रेट लाइन है, उसमें जैसे ही वजन आ जाता है तो वो बेंड हो जाती है, उसका कर्व हो जाता है। राइट। तो डॉट्स की बनी लाइन इस स्ट्रेट लाइन का बन गया कर्व। अब ये जो लाइन है ये अपने आप को अगर इंटरसेक्ट कर दें तो उसकी नॉटिंग बन जाएगी। जैसे वो तार जो लगी हुई है, जोड़ दिया, उसको छोड़ दिया आप तो वो स्पाइरल हो जाएगी, स्प्रिंग की तरह बन जाएगी। तो वैसे लूप बन जाएंगे। ओके। तो डॉट्स, लाइंस, कर्व्स और लूप्स यही चीज़ें हैं जो हम राइटिंग में आपके देख रहे हैं। बाकी इसमें स्क्रिप्ट कोई भी हो, इसमें यही 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। डॉट, लाइन, कर्व, लूप से ही कोई भी राइटिंग बनेगा। इसीलिए ग्राफोलॉजी को कोई स्क्रिप्ट का लिमिटेशन नहीं है। हम किसी भी स्क्रिप्ट में हैंड राइटिंग एनालिसिस सीख कर सकते हैं और एनालाइज करके पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। तो क्या हैंड राइटिंग में बदलाव करके किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में बदलाव आ सकता है? जी, हैंड राइटिंग एक कॉन्शियस एफर्ट अगर वो करता है बंदा, बराबर है, और हैंड राइटिंग को बदलता है अपने, बराबर। तो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक, कितने जल्दी होगा और होगा क्या। पहला तो है कि होगा क्या, और होगा तो कितने जल्दी होगा। करेक्ट। तो पर्सनैलिटी में चेंजेस होते हैं। जब आप कॉन्शियसली राइटिंग में चेंजेस करते हो, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज होता है। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे कि जो तुरंत हो जाएंगे, कुछ चेंजेस ऐसे कि जिन्हें समय लगेगा, आपको उतना समय देना पड़ेगा। जैसे हमारा स्वभाव है, बनने को समय लगा है, चेंज होने को उतना ही समय लगेगा।
तो क्विक सॉल्यूशंस तो इसमें हर चीज़ के लिए नहीं, कुछ चीज़ों के लिए क्विक सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कभी कभी बॉडी पेन के लिए बहुत अच्छे सॉल्यूशंस इसमें होते हैं, जो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। साइकोसोमैटिक का मतलब है जो मानसिक प्रॉब्लम है लेकिन शरीर में अब दिखने लगे हैं, कि स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो वो कहीं ना कहीं पे तो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। जब जैसे आपने देखा होगा कि हम जब किसी परीक्षा में जा रहे हैं, कोई या तो पब्लिक स्पीकिंग का बहुत लोगों को फियर होता है। जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं तो हम कहते हैं कि पेट में कुछ गड़बड़ी हो रही है। हाँ, तो असहज फील होना। करेक्ट। तो ये जो है ना, आपके बॉडी में कहीं पे तो आपको फील होने लगता है। जैसे बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो जाता है, काम का बोझ हो जाता है कि आपसे संभल नहीं रहा है, तो कहीं पे तो नेक पेन होने लगता है। तो ये बॉडी पेन्स जो है, ये बहुत इजीली जब हम रिलेट करते हैं ये साइकोसोमैटिक है और ये किस वजह से है, और उस वजह पे जब हम काम करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी दिखते हैं। ओके, वाओ। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं जिसमें रिजल्ट्स बहुत इजीली दिखते हैं, लेकिन हम अगर ये मान के चलेंगे कि राइटिंग ऐसा है इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये गलत तरीका है सोचने का। राइट। ये साइकोलॉजी में जिसको एक्सटर्नल लोकस कहते हैं, कि हम सोच रहे हैं कि हमारे प्रॉब्लम सब बाहर की वजह से, कि हम बाहर कुछ चेंज करेंगे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो मतलब बेसिकली इट्स अ रिफ्लेक्शन। इट्स अ रिफ्लेक्शन 100%। सो राइटिंग में बदलाव करके देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी कि इतना ज़्यादा चेंज आ सकता है, या फिर उसके साथ साथ आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मैं ये राइटिंग क्यों चेंज कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ बदलाव लाना है मुझ में। यानी हैंडराइटिंग में चेंजेस करके मैं अगर सोया रहूंगा तो मुझे मार्क्स नहीं मिलने वाले। लेकिन मेरा कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, राइटिंग में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, मेरा कमिटमेंट डिटर्मिनेशन बढ़ाने के लिए मैं राइटिंग में चेंजेस कर रहा हूँ, और जो नेसेसरी एक्शन है वो मैं लूंगा, राइट, तो वो रिजल्ट्स दिखेंगे। करेक्ट। सो एक्शन हैज टू बी टेकन फर्स्ट उसे in order to reflect in writing. Correct. So writing is just a mirror, in fact. Writing is a mirror. It is like a X-ray. Correct. Now, this analogy of handwriting and personality and X-ray and the bone is like टूटी हुई हड्डी का एक्सरे जो है उसमें हड्डी टूटी हुई दिख रही है। हाँ। अब हम उस एक्सरे पे काम कर रहे हैं और अपेक्षा रख रहे हैं कि हड्डी जुड़ जाए। तो ये हड्डी के बारे में तो नहीं होगा, पर्सनैलिटी के बारे में होता है। अच्छा। लेकिन उसे समय देना पड़ता है। समय देना पड़ता है, काफ़ी समय। तो वो भी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है। राइट, ओके। सो सर एक बात बताइए, जो सक्सेसफुल लोग हैं, आप एग्जांपल ले सकते हैं किसी की भी, जैसे मोदी जी हैं, अमिताभ बच्चन है, जो भी है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मुकेश अंबानी जी है, इन लोगों के राइटिंग में कोई स्पेशल कोई ट्रेंड होता है क्या, और वो क्या होता है? काफ़ी लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि इन लोगों के राइटिंग को अगर हम कॉपी करें तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो क्या ऐसा कोई ट्रेंड होता है? देखिए, यशस्वी सक्सेसफुल व्यक्ति के सिग्नेचर में कुछ कॉमन चीज़ होती है। क्या ये अगर हम कहेंगे तो ये जाती होंगी उन पे कि उनके पर्सनालिटी में कुछ बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो हर एक का सक्सेस, किसी इंडिविजुअल का सक्सेस उसके एक यूनिक ट्रेट की वजह से होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक के राइटिंग में एक ही कुछ चीज़ कॉमन होगी। राइट। तो कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि बहुत शांति से वो बहुत काम करता है और उसका काम ही बोलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसका लीडरशिप बहुत अच्छा होता है, तो वो बोल के लोगों से काम करवाते हैं और उनका सक्सेस उनके सोशल सक्सेस की वजह से होता है। कुछ लोगों के ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ लोगों का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। तो हर एक का पर्सनालिटी ट्रेट अलग है। हर एक के राइटिंग में कुछ ना कुछ तो यूनिक होगा, लेकिन सबके राइटिंग में एक ही कॉमन चीज़ होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। करेक्ट। तो जैसे आपने कुछ एग्जांपल्स कहे, अगर मैं कहना बताऊँ यहाँ पे, तो रतन टाटा जी की सिग्नेचर आप देखेंगे तो उनके टी क्रॉस बार्स जो है वो काफ़ी हाई है। यानी जो लेटर टी हम लिखते हैं, तो लेटर टी में जो हॉरिजॉन्टल स्लीपिंग लाइन होती है जिसे हम टी क्रॉस बार कहते हैं, उसकी हाइट कहाँ रखते हैं आप, इससे दिखता है कि आप किस लेवल का गोल रखते हैं मन में, आपके गोल्स कितने हाई है। तो हम काफ़ी सुनते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स से, ट्रेनर्स से, लीडर्स से, गुरु से कि गोल हाई रखना चाहिए। तो हैंडराइटिंग में, सिग्नेचर्स में वो कहाँ दिखता है? तो टी का क्रॉस बार जितना ऊंचा है उतने उस व्यक्ति के गोल्स हाई हैं। तो आप रतन टाटा जी के सिग्नेचर्स देखेंगे तो उनके टी क्रॉस बार बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। तो ये उनका सक्सेस है कि उनके गोल्स हाई थे हमेशा ही। वो जब देखेंगे तो फिलंथ्रोपिस्ट थे, वो लोगों के बारे में बहुत सोचते थे,
वो 100 साल आगे का सोचेंगे। तो ये जो फिलैंथ्रोपी एंड विजनरी बिहेवियर है, ये उनका सक्सेस ट्रेट है। आप एलन मस्क का सिग्नेचर देखेंगे तो उनका सक्सेस इसलिए है कि उनका स्पीड बहुत है। ही इज फास्टर देन एवरीबडी एल्स। So he is the first entrant, he is the first person to do something. तो जहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया वहाँ पे वो जल्दी जल्दी करेंगे, वो जल्दी जल्दी, he is a serial entrepreneur kind of person. तो वो एक चीज़ जल्दी से करके वो हैंड ओवर करके दूसरा कुछ करना चाहेंगे, तो उनका स्पीड है। तो आपको उनके सिग्नेचर में वो जो फ्लो दिखेगा, स्पीड दिखेगा, फास्ट सिग्नेचर किया हुआ। तो जब आप रफ्तार से चलते हैं तो एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। रफ्तार में आप जल्दी पहुंच जाते हो, आप सबसे आगे रहते हो। तो वो जो रफ्तार है वो सिग्नेचर्स में आपको दिख रही है। स्टीव जॉब्स की सिग्नेचर में देखेंगे तो कुछ और दिखेगा आपको। ऐसे ही हर एक के सिग्नेचर में कुछ अलग अलग चीज़ें दिखेगी। तो हर एक व्यक्ति जो सक्सेसफुल हुआ है वो अपने एक यूनिक पर्सनैलिटी ट्रेट की वजह से हुआ है। और वो यूनिकनेस समझना, वो स्टडी करना, ये ग्राफोलॉजिस्ट आप जब हैंड राइटिंग एनालिसिस सीखते हैं, आप ये लोगों के सिग्नेचर से समझ सकते कि ये एग्जैक्टली किस वजह से सक्सेसफुल है। और वैसे ये भी समझ सकते कि इसका सक्सेस क्यों रुक रहा है। हाँ, ये दोनों चीज़ें आप हैंड राइटिंग एनालिसिस करके किसी के भी पर्सनैलिटी से समझ सकते। ओके। मुझे याद है बचपन में हम लोग किताबों में जब लिखते थे तो कुछ लोग बिल्कुल ऐसा नीचे करके दबा दबा के लिखते थे। प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता था। लिखेंगे पहले पन्ने पर, उसकी इम्प्रेशन होगी तीसरे चौथे पन्ने पर, दूसरे पन्ने पर आप प्रॉपर पढ़ पाओगे, पन्ना उलट के आप तो लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा हैवी लिखा है। ये क्या दर्शाता है? कोई माइंडसेट दर्शाता है किसी स्टूडेंट का, विद्यार्थी का? स्टेबिलिटी है या कोई क्या दिखाता है वो? व्हाट इज़ इट? तो आप जब लिखते हैं, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आपने बताया कि आप जब लिखते हैं कि दबाव दे के लिखते हैं, और हर व्यक्ति का दबाव जो है वो अलग होता है। हाँ, ओके। तो ये एग्जैक्टली क्या दिखाता है, ये क्यूरियोसिटी हमें हमेशा ही रही है। क्योंकि आप देखिए जब स्कूल में आप नोटबुक में लिखते हैं तो कुछ बच्चों का, जैसे आपने कहा कि वो इतना दबा के लिखते हैं कि वो एल्यूमिनियम फॉइल की तरह कागज़ हो जाता है, इतना दब के वो मोटा हो जाता है। देखिए आप जब कागज़ पे लिखते हो, जैसे आपने कहा कि दोनों साइड से नहीं लिख पाते क्योंकि एक साइड का ही इतना इम्प्रिंट हो गया है, तो वो जो लेटेंट प्रिंट आ गया है पीछे, अब वो आपको दूसरी तरफ से लिखने नहीं देगा। तो ये जो दबाव है ये आपकी एनर्जी लेवल दिखा रहा है कि हाउ मच एनर्जी यू आर हैविंग, कितनी एनर्जी है। कुछ लोग होते हैं कि जो 9 to 5 काम करने वाले होते हैं, 9 to 5 बहुत एनर्जी लगा के काम करेंगे, लेकिन उसके बाद में वो थक जाते हैं, घर जाके आराम करना उनकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है, या तो जितना एक्सपेक्टेड है उतना टाइम काम करती है। कुछ लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आपने बताया कि इतना दबा के लिखते हैं, 1-2 कागज़ आगे तक आप पढ़ सकते हो लिटरली कि क्या लिखा था उस कागज़ पे। तो ये लेटेंट जो प्रिंट्स आ रहे हैं आगे, तो ये आपको दिखा रहा है कि उसकी एनर्जी लेवल इतनी ज़्यादा है कि वो 9 to 5 नहीं, वो सुबह 5 से लेकर रात को 9 बजे तक भी काम करे तो भी थकता नहीं है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वैसे ही उस व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वो जो भी काम करेगा उसमें वो डेप्थ में जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो भी अपना काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% देते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑफ कोर्स उससे क्या होने वाला है कि आपकी अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब आप ज़्यादा इन्वेस्टेड रहेंगे, जब आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में कहीं पे भी जाएं, किसी भी रिलेशनशिप में हो, किसी भी फील्ड में हो, जब आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाते हो, जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हो और इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आपकी एक अटैचमेंट भी बन जाती है। हाँ, और जब अटैचमेंट बन जाएगी तो आप डिटैच नहीं हो पाएंगे। करेक्ट। तो जिसका हेवी प्रेशर होता है राइटिंग में, उसको डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है। उसका जिसके साथ लगाव होता है उससे वो दूर नहीं रह पाएगा, वो जिस फील्ड में जाएगा वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोग स्पेशलाइज करना पसंद करेंगे, वो बहुत डेप्थ में जाते हैं, वो स्पेशलाइज करेंगे। इसके ऑपोजिट अगर आप देखेंगे कि जिसके राइटिंग को प्रेशर बहुत कम है, हल्का राइटिंग है, आंखें बंद करके आप कागज़ को हाथ लगाएं तो आपको समझ में भी नहीं आता है कि इस कागज़ पे कुछ लिखा है या नहीं। करेक्ट। तो ये हल्का जो प्रेशर है ये बताएगा कि इसकी बहुत एनर्जी उसमें लगी हुई नहीं है, बहुत इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का अनुभव बहुत सारे फील्ड्स में होता है। सो दे आर लाइक जैक ऑफ ऑल, वो बहुत सारे फील्ड्स में बहुत सारा अनुभव लेते रहते हैं और कहीं पे भी फंसते नहीं, कहीं पे भी अटक नहीं जाते, कहीं पे भी चिपक नहीं जाते, क्योंकि उतने अटैच्ड ही नहीं होते। तो उनके लिए डिटैच होना बहुत ईजी है, उनके लिए वर्सटाइल होना बहुत ईजी है, उनके लिए नई नई चीज़ें करना बहुत ईजी होता है। बहुत ईजी होता है, राइट। तो ये प्रेशर का डिफरेंस है। प्रेशर।
वाह, व्हाट अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, यू नो. कभी इतना सोचा नहीं था कि ऐसा सब भी हो सकता है. और मतलब हैंडराइटिंग के विषय में स्कूल से मैं इसलिए ज़्यादा जुड़ता हूँ क्योंकि मैं आज भी कई सारे बच्चों को देखता हूँ कि वो कभी लिखते हैं तो बिल्कुल प्रेशर में धीरे धीरे लिखेंगे, इतने कि उनकी ज़बान मुंह के बाहर उनके होठों को पूरे चूमते रहती है. सो आई हैव सीन दैट. तो ये क्या कोई मेंटल इंस्टेबिलिटी भी, कोई ऐसा कोई स्टेट है जो इससे दिखता है, ऐसे प्रेशर से, या इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एनी साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी? नहीं, इतना जेनेरिकली हम नहीं बोल सकते मेंटल स्टेबिलिटी उसमें दिखना, लेकिन हाँ, बहुत सारे बाकी के भी एस्पेक्ट्स है जिनको जोड़ के हम देख सकते हैं कि मेंटल स्टेट कैसा है. क्या ये बच्चे स्ट्रेस्ड है, क्या ये बच्चे इस तनाव में हैं, पढ़ाई के तनाव में हैं, या कोई और तनाव उनको है, घर का तनाव हो सकता है. ये सारी चीज़ें उसमें दिखती है. और बच्चे हैं वो तो कुछ कंट्रोल भी नहीं करते हैं, इसलिए और ज़्यादा अच्छे से दिख के आता है. बहुत आसानी से, बहुत जल्दी दिख के आता है कि व्हाट आर दे गोइंग थ्रू. अगर उनके लाइफ में कुछ हो रहा है कि जिसका इम्पैक्ट उनके मन में होगा जो देर तक चलेगा, ऐसी चीज़ें बहुत आसानी से दिखती है. ऐसे भी कई राइटिंग हमने देखी है कि लिखना तो शुरू करते हैं लेकिन फिर वो उसको रब कर देते हैं, दोबारा से कुछ नया लिखते हैं, फिर उसमें भी फिर थोड़ा करेक्शन होता है. सो करेक्शन के स्कोर्स काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं. पूरे पेपर में आप देखोगे तो तकरीबन आपको 10 से 20% करेक्शन स्कोर्स दिखे आपको. काटा, दोबारा लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, लाइन रीफ्रेमिंग हुई. ये भी कुछ कोई ट्रेंड कहता है या इट इज़ जस्ट अ हैबिट? नहीं, मैं कुछ लिखता हूँ, फिर मैं वापस उसके बारे में सोचता हूँ. तो ये क्या दिखा रहा है? दिस इज शोइंग यू दैट पर्सन इज गोइंग बैक टू हिज डिसीजन एंड रिकंसिडरिंग इट. ओके, तो ये दिखा रहा है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. आई एम थिंकिंग बट देन आई एम अगेन थिंकिंग वेदर आई एम थिंकिंग करेक्ट और नॉट. ओके, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हो सकता है. अगर ये हमेशा का ही है किसी का, जैसे आपने कहा 20% करेक्शंस ही है, बार बार वो पीछे जाते हैं, वर्ड चेंज करते हैं, कोई एक बेटर वर्ड लिखते हैं, या तो वो रिविजिट करते हैं, वो स्टेटमेंट पूरा कट करके वापस कुछ और लिख रहे हैं, वो बेटर वर्ड ढूंढ रहे, बेटर तरीका ढूंढ रहे अपने आप को एक्सप्रेस करने का. तो ये रिकंसिडरेशन जो है ये स्ट्रेसफुल हो जाता है. यानी मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं. तो ये बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है. या तो वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, जैसे मैंने क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहा था कि जब स्टेटमेंट्स ले रहे और कोई व्यक्ति लिख रहा है जो नॉर्मली वैसे नहीं लिखता है, लेकिन जब कोई ऐसा कंटेंट लिख रहा है, जब यानी हम जब स्टेटमेंट्स लेते हैं तो हम पहले उनको जेनरिक कुछ लिखने को कहते हैं कि आप आपके बारे में लिखिए, आप क्या काम करते हो दिन भर, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं इस कंपनी में, उसके बारे में लिखिए. और फिर सेकेंड पार्ट में जब हम कहते हैं कि उस दिन आप कहाँ थे, एक्चुअली कब आपको पता चला उस क्राइम के बारे में, आपको क्या लगता है कि इसमें कौन इन्वॉल्व हो सकता है. और आखिरी में हम ये पूछते हैं कि क्या सजा देनी चाहिए उस व्यक्ति को जिसने ये किया है. आप सोचिए अगर मैंने वो क्राइम किया है और मैं अगर लिख रहा हूँ, तो मेरा पहला पैराग्राफ जो है, जो जनरल है कि मैं क्या काम करता हूँ, मुझे किस चीज़ की तनख्वाह मिलती है, मेरे घर में कौन कौन रहता है, इसमें मैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग नहीं करता हूँ. लेकिन जब आपने मुझे पूछा है लिखने के लिए कि उस रात क्या हुआ था, उस दिन कब आप ऑफिस में आए, आपको कब पता चला उस क्राइम के बारे में, इस हादसे के बारे में, आपको क्या लगता है ये किसने किया होगा, इस पैराग्राफ में मैं जब आता हूँ और मैं अगर सस्पेक्ट हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने उसमें मेरी कुछ इन्वॉल्वमेंट है, या तो मुझे पता है कि ये किसने किया है, तो मेरा थिंकिंग अबाउट थिंकिंग शुरू हो जाता है कि जो मैं कह रहा हूँ मुझे पता है कि ये पढ़ा जाएगा, और मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ. तो ये कॉन्शियस होना है, ये टेम्पररी है, और उसमें से पता चल रहा है कि ये थिंकिंग अबाउट थिंकिंग किस तरह से आ रहा है. फिर मैं रिकंसिडर करता हूँ, मैं कट करता हूँ, या तो मैं एक जगह पे रुक जाता हूँ, तो मैं एक ही स्ट्रोक को दोहराता हूँ. तो मैं टी के क्रॉस बार को 2 बार क्रॉस कर रहा हूँ, मैं आई के डॉट को ज़्यादा तो वहाँ पे आपको इंक दिखती है, पेस्टोसिटी हम उसे कहते हैं कि ज़्यादा फ्लो ऑफ इंक हो रहा है, आप रिकंसिडरेशन कर रहे हो, आप होल्ड कर रहे हो, आप रुक गए कहीं पे. तो कुछ पेन होते हैं कि जो एक जगह पे रुक जाए तो ब्लॉट करेंगे. राइट. जैसे पायलट पेन आप यूज़ कर रहे हो, इंक पेन, जेल पेन यूज़ कर रहे हो, आप उस कागज़ पे ज़्यादा देर रखेंगे तो वो ब्लॉट होके उसका एक पैच बन जाएगा. तो ये पैचेस बढ़ने लगेंगे. करेक्ट.
तो आपने जैसे कुछ पूछा कि जो कट कर रहा है ज़्यादा तो वो क्या दर्शा रहा है, तो ये रिकन्सिडरेशन दिखा रहा है। अब ये रिकन्सिडरेशन जनरल है तो बहुत स्ट्रेस होगा मन में कि हमेशा ये हर चीज़ को रिकन्सिडर ही करते रहते हैं, तो हर बार सोच बोलता है और फिर सोचता है कि मैंने सच बराबर बताया कि नहीं, तो ये बहुत सोचते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, आप दोस्तों को बोलते हैं अरे यार इतना क्यों सोचता है तू, बोल दिया इतना क्यों दिल पे ले रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना वो बहुत दिल पे लेते हैं। हाँ। वो ये इस टाइप के लोग रहते हैं कि वो हमेशा ही बहुत सेंसिटिव, ओवर कॉन्शियस रहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, आपको क्या लगा होगा, ये उसमें दिखता है। और स्पेसिफिक जब क्राइम हो रहा है तो वो रिकन्सिडरेशन आपको बताता है कि मन में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। वाह। तो मैंने आपका वो एक जो रील जो हमारी बातें की हुई थी और मैंने वो हिटलर वाला जो रील चला तो मुझे कई लोगों ने एक सवाल पूछा, क्या परेश जी से एक पूछिए क्या मेरे हैंडराइटिंग से मेरा भविष्य बता सकते हैं क्या? ये कितना सत्य है? देखिए, भविष्य बताना क्या चीज़ है ये पहले समझना चाहिए कि कोई भी भविष्य बताता है तो उसका बेस कुछ होता है, राइट। यानी आप घर से बाहर निकलते हो और बारिश का मौसम चल रहा है तो आप आसमान में देखते हो और तय करते हो कि छाता लेके निकलना ज़रूरी है या नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, आप एस्टिमेट ही कर रहे हो। तो वो एस्टिमेट करने के लिए आप कुछ फैक्ट्स का यूज़ कर रहे हो कि आसमान में काले बादल है क्या, मौसम कैसा है, ये सारी चीज़ें देख के आप कुछ डिसीजन लेते हो। तो भविष्य कथन करने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स की ज़रूरत है। वो फैक्ट्स अगर आपको मिलते हैं तो भविष्य कथन पॉसिबल है। जैसे कि अगर कोई इनडिसाइजिव है, उसके हैंडराइटिंग से दिख रहा है, सिग्नेचर से दिख रहा है। जैसे मैं बताना चाहूँगा हमारे ऑडियंस को कि सिग्नेचर में जब अंडरस्कोर हम करते हैं, यानी नीचे का जो सिग्नेचर के नीचे एक लाइन जब बनाते हैं, जब वो लाइन हम सिग्नेचर कंप्लीट करके उसको ही कंटिन्यू करके पीछे लेके जाते हैं और फिर कभी कभी वो पीछे जाके फिर आगे लेके जाते हैं। ऐसे जो जिगजैग होने वाले अंडरस्कोर्स होते हैं या जो सिग्नेचर में अंडरस्कोर सिर्फ पीछे जाता है, पीछे ही रह जाता है। अब ये इनडिसाइजिवनेस है। ये व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैंने जो कमिटमेंट दिया है वो मैं रखूं या नहीं रखूं। तो ये अपने वर्ड्स पे घूम सकता है पीछे, ये इनडिसाइजिव हो सकता है, वो कमिटेड नहीं होगा। उसने हाँ कहा है तो उसका मतलब हाँ नहीं है। अब ऐसे सिग्नेचर देख के क्या मैं भविष्य कथन कर पाऊंगा कि ये व्यक्ति इसने जो बोला है वो करेगा या नहीं? तो कर पाऊंगा। और बहुत बार ये सही भी निकलेगा क्योंकि उसका बेस उसका व्यक्तिमत्व है। कि उसका अगर स्वभाव है कि वो अपने डिसीजन पे हमेशा टिकता नहीं है तो इस बार भी वो वैसे ही बिहेव करेगा, इसका चांस बहुत ज़्यादा है। तो जब मेरे पास कोई एक चेक्स लेके आते, पोस्ट डेटेड चेक्स लेके आते या तो एग्रीमेंट्स लेके आते हैं और पूछते कि हमने इनके साथ पार्टनरशिप किया है लेकिन थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, पेमेंट सही समय पे नहीं आ रहे इनसे, इन्होंने कमिटमेंट दिया था लेकिन पेमेंट्स नहीं आ रहे, इन्होंने कमिटमेंट दिया था लेकिन ये शादी के लिए अभी और समय मांग रहा है। अब ऐसे समय में अगर सिग्नेचर में ऐसा अंडरस्कोर दिखे तो हम कह सकते हैं कि देयर आर हाई चांसेस कि ये व्यक्ति का स्वभाव रहा है पहले। और जब उस व्यक्ति की हिस्ट्री जाके देखते कि इन्होंने ऐसे किया है कि इन्होंने कमिटमेंट दिया है और फिर वो आगे नहीं गए उस दिशा में, तो ये भविष्य कथन करना पॉसिबल है। उसका बेस पर्सनैलिटी असेसमेंट ही है। तो ये पॉसिबल है, लेकिन वो साइंटिफिकली हम उसके सिर्फ डेटा पे ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई डिफिनेशन नहीं है। करेक्ट। सो इट्स नॉट अ डेफिनेटिव वे ऑफ डूइंग इट। हाँ, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी है इसमें, लेकिन पास्ट हिस्ट्री क्या दिखा रहा है? सम एरियाज वी कैन ऑलवेज प्रेडिक्ट। करेक्ट। सो परेश जी, क्या आज के युग में जब ज़्यादातर चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो ये डिजिटल युग में जहाँ पे लिखाई के बजाय ज़्यादातर टाइप होता है जी, तो क्या ये हैंडराइटिंग एनालिसिस का ये जो सफ़र है, ये आप कैसे देखते हो इसको? क्या भविष्य इसका देखते हो? कितना रेलेवेंट रहेगा ये? बराबर है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे ग्राफोलॉजिस्ट जो ये शायद वीडियो देख रहे होंगे, उनके भी मन में ये सवाल होगा कि ग्राफोलॉजी का फ्यूचर क्या है और मैं क्यों ग्राफोलॉजी सीखूं, या मैं अगर प्रोफेशनली ग्राफोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ तो इसका फ्यूचर क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में होता ही है। हैंडराइटिंग का फ्यूचर क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मन में जो आ रहा है कि आगे चल के हैंडराइटिंग कम हो जाएगा तो फिर हैंडराइटिंग एनालिसिस कैसे होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, फिनलैंड में हैंडराइटिंग सिखाना ही बंद कर दिया था 2015 के अराउंड।
Okay. 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2015 के अराउंड फिनलैंड ने अनाउंस कर दिया देयर वोंट बी एनी हैंड राइटिंग दैट वुड बी टॉट इन द एजुकेशन सिस्टम, दे वुड बी टॉट कीबोर्डिंग, उन्हें कीबोर्ड चलाना सिखाया गया। 2020 में मुझे लगता है या 2024 में अभी रिसेंटली फिनलैंड ने वापस अनाउंस किया दैट इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट एक 10 साल, एक दशक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि हैंडराइटिंग लिखना बंद कर दिया, बच्चों का सिखाना ही बंद कर दिया। और 10 साल में अब इतने सैकड़ों बच्चे अभी सीखे हैं, तो उनके जब स्टडीज़ हुए हैं उनको समझ में आया कि उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, उनके जो मानसिक डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए जो आवश्यक है वो उनका ग्रोथ नहीं दिख रहा है। और उन्होंने रिसेंटली 2022-23 में मुझे लगता है उन्होंने फिर से इंट्रोड्यूस किया है हैंड राइटिंग स्कूलों में। तो ये एक काफ़ी बड़ा एक्सपेरिमेंट है, मैं इसको एक्सपेरिमेंट की तरह देखता हूँ कि 10 साल एक देश ने एक्सपेरिमेंट किया है। कनाडा में भी ये हुआ है। नेचुरल स्किल ऑफ राइटिंग जो है वो बंद कर दिया था, लिखना ही बंद कर दिया था, बच्चों को पढ़ाना ही बंद कर दिया, तो और फिर से शुरू किया। तो कोई एक देश जब ऐसा डिसीजन लेता है तो कुछ सोच समझ के ये डिसीजन लिया होगा। भले ही बंद करना ये डिसीजन बहुत सोच के नहीं लिया होगा, लेकिन शुरू करते वक्त उन्होंने बहुत सोच समझ के हैंड राइटिंग सिखाना फिर से शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि मानसिक जो डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चों की वो उस तरह से नहीं हो रही है जैसे 10 साल पहले हो रही थी। कनाडा ने कनेक्टेड राइटिंग सिखाना, कर्सिव राइटिंग सिखाना बंद कर दिया था ऑफिशियली, उन्होंने अनाउंस किया था वी वोंट टीच कनेक्टेड राइटिंग एनी मोर। रिसेंटली उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। तो ये जो बड़े एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ये डेलिबरेटली कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ही हो गया। और इसमें से समझ में आया है कि हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके एक्सप्रेशन में। देखिए आप स्कूल में जैसे हम कहते हैं आजकल लिखता कौन है, हाँ। तो ये सवाल सही है कि आजकल हम आप नहीं लिखते, हमारे उम्र में हम नहीं लिखते, लेकिन हर वो बच्चा जो स्कूल में जाता है वो लिखता है, और वो उस उम्र में लिखता है जब हैंडराइटिंग एक ही माध्यम है कि जिससे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। एक्सप्रेस कर सकते। देखिए आप ऐसे लिखते हो, आप कविताएं लिखते हो, आप आंसर्स लिखते हो, तो आपको एक्सप्रेशन करना सिखाया जाता है हैंडराइटिंग के माध्यम से जी। और जब आप ग्रो होते हो, बड़े हो जाते हो, आप कंपनीज में जॉब करते हो, आपके बिजनेसेस शुरू हो जाते हैं, आपकी लिखावट कम हो जाती है। तो एक्चुअली क्या बंद हो गया है, तो आपका एक्सप्रेस करने का जरिया बंद हो गया है। हाँ। और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आप जब लिखते हो तो ना ही आप उस कंटेंट को उतार रहे हो, आपको ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और जो फॉर्मेशंस बन रहे हैं वो आपके ब्रेन के एक्सप्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लिखना ये बहुत नेसेसरी है। हालांकि हम बहुत कम लिखते हैं, तो ऑफकोर्स जब हम लिख ही नहीं रहे हैं तो एनालिसिस के लिए सैम्पल्स ही अवेलेबल नहीं है। आज ऑटोग्राफ्स की जगह सेल्फीज ने ले ली है, तो हमको ईजिली हैंडराइटिंग नहीं मिलेगा। तो पहले जो था कि आप किसी के भी ऑफिस में जाए आपको हैंडराइटिंग मिल जाएगा, आप किसी का भी एनालिसिस बिना बताए कर सकते, बिना बताए कर सकते। अब जो इशू हो रहा है ना कि विदाउट कंसेंट हैंडराइटिंग एनालिसिस नहीं हो सकता। हाँ। तो एज अ ग्राफोलॉजिस्ट जब मैं देखता हूँ तो ये मेरा प्रोफेशन है, तो मेरे प्रोफेशन को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आया गया किसी का भी हैंडराइटिंग नहीं देखूंगा, जो मेरे पास आएगा वो लिख के मुझे देगा। आपको लिखना नहीं आता है ये बात नहीं है, लेकिन आपका लिखना कम हुआ है। तो विदाउट कंसेंट किसी का पीपिंग टॉम ऐसे हैंडराइटिंग एनालिसिस नहीं कर पाएगा। करेक्ट। लेकिन आपको जब अपने आप को समझना है तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। राइट। और जब भी आप लिखेंगे आपकी पर्सनैलिटी उसमें रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसकी जो डायग्नोस्टिक वैल्यू है और इसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ये बढ़ रही है। यानी आपको अभी ये डर नहीं है कि कोई भी आके मुझे समझ सकता है मेरे हैंडराइटिंग से। आपको अगर अपने आप को हैंडराइटिंग से समझना है तो ही आप लिखेंगे, तो ही आप मुझे हैंडराइटिंग देंगे। करेक्ट। तो ही मैं आपको समझ पाऊंगा। तो ये जो फ्री अवेलेबिलिटी थी वो कम हो गई है। लेकिन लिखना आज भी हमें आता है। अगर हम चाहे तो हमारे लिए खुद के लिए हम हैंडराइटिंग एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं, और जो करवा के लेना चाहता है उसके लिए आप हैंडराइटिंग एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मैं इसमें देखता हूँ, इसकी पॉजिटिव साइड ये देखता हूँ कि विदाउट कंसेंट हैंडराइटिंग एनालिसिस अभी आपका नहीं होगा। करेक्ट। यानी मैंने आपको कुछ लेटर लिख के ड्राफ्ट करके भेज दिया और आप वो किसी ग्राफोलॉजिस्ट को दिखा रहे हो और आप मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो, ये डर अभी मेरे मन में नहीं है। करेक्ट। तो विदाउट कंसेंट हैंडराइटिंग एनालिसिस कोई नहीं कर पाएगा अभी, धीरे धीरे। That's a good point. I mean, that's a positive side of the digital world. परेश जी, हमारे व्यूअर्स को अगर खुद को चेक करना चाहे तो ऐसे क्या कुछ टिप्स आप बता सकते हैं? जी,
देखिए, क्विकली अगर देखना है तो बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत प्रभावशाली चीज़ है, बहुत मायने रखने वाली चीज़ है, जो हमें हमेशा ही स्कूलों में बताया जाता था। डॉट योर आइज, क्रॉस योर टीज, ये बताया जाता है। तो मैं हमारे व्यूअर्स को कहूँगा कि आपकी अगर राइटिंग आपके हाथों में है, या तो आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं, पॉज करके 2 मिनट में कुछ लिख सकते हैं। और आपकी राइटिंग में अब आपको क्या देखना है, आप देखिए आपके आई डॉट्स जगह पे है क्या, आई के ऊपर सही जगह पे आपने डॉट्स दिए हैं क्या, आपके जो टी के क्रॉस बार है वो कितने ब्रॉड है, तो ये देखना ज़रूरी है। हम जब हाथ उठा के टी को क्रॉस करने के लिए जाते हैं, बहुत बार हम हल्का सा टी क्रॉस बार करते हैं। और जैसे मैंने अपने चर्चा में कहा था कि प्रेशर जो है वो एनर्जी को दिखाता है, वो इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है। अब आप जब हाथ उठा के टी का क्रॉस बार दे रहे हैं, तो आप उस लेटर को कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, टी को क्रॉस नहीं करूंगा तो वो एल पढ़ा जाएगा। करेक्ट। तो मुझे उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ही आप उसको टी पढ़ेंगे, नहीं तो आप उसको एल पढ़ेंगे। जैसे अगर मैंने टाइम इज मनी लिखा है लेकिन टी को क्रॉस नहीं किया है, तो आप क्या पढ़ेंगे उसको? वो हो जाएगा लाइम इज मनी। करेक्ट। बिकॉज टी को क्रॉस नहीं किया। क्रॉस नहीं किया, राइट। तो क्रॉस करके जो मुझे एक्सप्रेस करना है वो मैं तभी करूंगा जब उसका क्रॉस बार प्रॉपर होगा। अब आप व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा, आप आपके राइटिंग में देखिए कि आपके टी के क्रॉस बार्स कितने प्रेशर से आप दे रहे हो। वो वर्टिकल लाइन के प्रेशर से हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रेशर कम है या ज़्यादा है? अगर कम है तो आप अपने कैपेसिटी को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप में और बहुत ज़्यादा क्षमता है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए अगर आप अपने आप को मोटिवेट करना चाहते तो हमेशा ही जब आप वो टी क्रॉस बार देते उसको अच्छे दबाव से दे और प्रॉपर वाइड क्रॉस बार बनाए। ये एक ही चेंज राइटिंग में करने से ग्रेजुअली हम अपने आप को, अपने मन को बार बार बताते हैं कि जो भी काम करूँगा उसको मैं पूरा करूँगा, पूरे इंटेंशन से करूँगा, पूरे एनर्जी से करूँगा। ये मैं अपने आप को रिमाइंड कर रहा हूँ। और ये जो रिमाइंडर है, इट्स लाइक अ अफर्मेशन दैट आई एम गिविंग टू माई सबकॉन्शियस माइंड एवरी टाइम आई क्रॉस दैट टी। और इस तरह से ये मन का आपका प्रोग्रामिंग है जो बनता जाता है, और ये प्रभाव हमारे हर काम में रिफ्लेक्ट होने लगता है कि जो हाथ में काम लूँगा उसको मैं पूरी तरह से कंप्लीट करूँगा। तो ये एक स्वभाव में चेंज अगर होगा तो भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ में लिया हुआ काम हमें कंप्लीट करना है। परेश जी, सिग्नेचर, आप सिग्नेचर भी पढ़ते हो जी। क्या सिग्नेचर हमारा भविष्य भाग्य दिखाता है? और अगर उसमें कुछ गलतियां दिखे तो सिग्नेचर को बदल के क्या भाग्य में बदलाव आ सकता है? जी, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। मुझे लगता है व्यूअर्स ज़रूर जानना चाहेंगे इसके बारे में। बहुत उत्सुकता होती है सिग्नेचर के बारे में, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि सिग्नेचर, देखिए सिग्नेचर हमने ही बनाई है और हमें ही नहीं समझ में आता है कि ये एग्जैक्टली हमारे लिए कैसे काम करती है। तो सिग्नेचर से क्या समझ में आता है और ये सिग्नेचर चेंज करने से कुछ फ़ायदा होगा क्या? देखिए, सिग्नेचर हमने बनाई कब थी? आप याद कीजिए, आपने आपकी सिग्नेचर कब बनाई थी? बचपन में। बचपन में ज़्यादातर लोग हम 10वीं में, 12वीं, 10वीं 12वीं में, जब वो 10वीं, थोड़ी 12वीं में अकल आने लगती है तो कुछ, तो शायद एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं या तो एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ पे कहीं पे तो हम पहली बार सिग्नेचर करते हैं। अब ज़्यादातर लोग अपनी सिग्नेचर नहीं चेंज करते। हम में से बहुत कम लोग हैं जो आगे चल के सिग्नेचर चेंज करते हैं। तो सिग्नेचर बनाई है हमने बचपन में, लेकिन आज भी वही यूज़ करते हैं। तो इट इज़ लाइक आपने मैप बना लिया है जब आप बहुत इमैच्योर थे, और अब आज हम उस टेरिटरी में घूम रहे वो मैप लेके। आप इमेजिन कीजिए, आपने एक मैप बना लिया था बचपन में कि कैसे ये खेल को खेला जाए, और वही मैप आज भी आप वही मैप लेके नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आपको सही जगह पे नहीं पहुंचाएगा। अब होता क्या है कि एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी अलग थी, कुछ ड्रीम्स अलग थे जब मैंने वो सिग्नेचर मेरे लिए बनाया। आज मेरे ड्रीम्स अलग है, मेरी मैच्योरिटी अलग है, मेरा वे ऑफ थिंकिंग अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग हो चुका है, लेकिन सिग्नेचर वही है। तो अगर सिग्नेचर मेरी पर्सनैलिटी दर्शा रही है तो वो कहीं पे तो मैच नहीं हो रही है। और ज़्यादातर ऐसे समय में हम हमारे सिग्नेचर को डिटीरियोरेट करने लगते हैं। तो बहुत लोग बताते हैं कि मेरी सिग्नेचर पहले बहुत लेजिबल थी, बट किसी कारणवश वो अभी इलेजिबल होने लगी है, कुछ वर्ड्स ड्रॉप हो गए हैं, कुछ लेटर्स ड्रॉप हो गए। तो ये क्यों हो रहा है कि सिग्नेचर से मेरा पर्सनैलिटी अभी मेल नहीं खा रहा है, लेकिन मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो सिग्नेचर ये कपड़ों की तरह है, मास्क की तरह है जो हम पहन के घूम रहे हैं।
ये हमारा चॉइस है। अब ये चॉइस हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप आपका सिग्नेचर चेंज कर सकते हो। सिग्नेचर आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है। सिग्नेचर आपका जो एक मास्क आप लेके चल रहे हो, आप क्या दुनिया को दिखाना चाहते हो, ये सिग्नेचर है। हिंदी में 2 वर्ड प्रचलित है, 2 शब्द प्रचलित है। एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्तिमत्व है। तो व्यक्तित्व जो है वो आप हो कि आपके तत्व क्या है, आपके एथिक्स क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी आइडियोलॉजी फिलोसफी क्या है, ये व्यक्तित्व है, आपका तत्व है। और व्यक्तिमत्व क्या है कि जो आपका ग्लैमर है, जो आपके बारे में लोगों ने मत बनाया है, व्यक्तिमत्व जो झलकता है, छलकता है, दिखता है। तो हैंडराइटिंग ये आपका व्यक्तित्व दिखाता है कि आपके एथिक्स क्या है, आपके बिलीव्स क्या है, आपके संस्कार क्या है। और सिग्नेचर ये आपका वो एक ऐसा पहलू दिखाता है जो आप दुनिया के सामने रख रहे हो। राइट। वो व्यक्तिमत्व दिखाता है। तो सिग्नेचर एडवर्टीजमेंट की तरह है और हैंडराइटिंग प्रोडक्ट की तरह है। राइट। तो आप क्या दिखाना चाहते हो ये आप तय करते हो। तो सिग्नेचर में अगर आपने गलत चीज़ें डाली है तो एडवर्टाइज अगर गलत हो गया तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा होगा तो बिकेगा नहीं। राइट। इसीलिए सिग्नेचर अगर आपके प्रोडक्ट को मैच करने वाला है या उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा है तो प्रोडक्ट अच्छा बिक सकता है। बिक सकता है। सो मतलब सिग्नेचर में सुधार करके 100% आपका आप एक तरह का एक डिफरेंस ऑफ बिहेवियर देख सकते हो। जरूर। आई थिंक इफ आई टू टेक एन एग्जांपल, हमारे प्रधानमंत्री जी का अगर हम लेंगे, जब वो चीफ मिनिस्टर से गुजरात के, उनकी सिग्नेचर कुछ और थी जी। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनकी सिग्नेचर और थी। कुछ आपका कुछ उस पर अध्ययन है? तुषार जी, मुझे कहना चाहिए आपका स्टडी बहुत अच्छा है। आपने काफ़ी अच्छा स्टडी किया है इसका कि कुछ लोगों के सिग्नेचर्स पहले अलग थे। आप अगर ऐसा स्टडी करेंगे तो मोदी जी की सिग्नेचर जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब कुछ थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब से आप देखेंगे, रिकॉर्ड्स देखेंगे नेट पे, तो एक विशिष्ट सिग्नेचर जो अब बनाते वो आपको बहुत पास्ट में वैसी सिग्नेचर के इमेजेस नहीं मिलेंगे। तो पुरानी सिग्नेचर जब उन्होंने चेंज किए और उसमें कुछ जो फॉर्मेशंस थे, जो एनसर्कलिंग था सिग्नेचर में, वो उन्होंने यूज़ करना कम कर दिया। या तो वो सिग्नेचर कभी कभी अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन अभी जो सिग्नेचर यूज़ कर रहे हैं वो सिग्नेचर ज़्यादा प्रभावशाली है। उसमें उनकी पर्सनैलिटी जो दिख रही है, जो डिसीजन मेकिंग दिख रहा है, वो पहले के सिग्नेचर में नहीं दिख रहा। ऐसा कौन से लेटर, कौन सी जगह है? जो एन को जो एनसर्कलिंग किया हुआ तो वो सीमित थे, पहले सीमित। हाँ। तो वो पोटेंशियल होते हुए भी वो उसका पूरा यूज नहीं हो रहा था। जैसे ही वो नया सिग्नेचर आया है, आप देखेंगे कि आगे चल के जो आज गुजराती में सिग्नेचर करते हो, गुजराती का प्रभाव है उस पर शायद, है तो देवनागरी में। बिकॉज जब प्रधानमंत्री जी सिग्नेचर करते हैं तो वो जनरली हिंदी में करते हैं, तो हिंदी की वो सिग्नेचर है, लेकिन उसमें प्रभाव गुजराती का बहुत ज़्यादा दिखता है आपको। और उसमें आपको दिखता है डिसीजन मेकिंग इतना स्ट्रांग है, जो लास्ट स्ट्रोक जाता है जो नीचे खींचा हुआ है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो एक डिसीजन मेकिंग दिख रहा है उनका कि जो करना है तो करना ही है। तो ये जो उसको आप निगेटिव तरीके से कहेंगे तो थोड़ा एडमेंसी होगा, लेकिन वो नेसेसरी है वो लीडरशिप में। जो एक विजन है तो वो उस विजन से ही जाना है। ये जो फर्मनेस है कि करना है तो करना ही है मुझे, तो वो आपको उसमें जो दिखता है वो पहले के सिग्नेचर में नहीं था। वो पहले का सिग्नेचर बहुत लिमिटेड था, लिमिटेशन उसमें था। अब वो खुल के पर्सनैलिटी दिख रही है। तो जो पहले भी मैंने श्रोताओं को, व्यूअर्स को अपने कहा था कि आपका पोटेंशियल आप सिर्फ 100% यूटिलाइज करो। व्यक्ति नहीं बदला है, सिर्फ उन्होंने जो डिक्लेयर किया है कि मैं मेरी पूरी पर्सनैलिटी को अब यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से आगे, वो आपको सिग्नेचर में दिख रहा है। वैसे ही आप देखेंगे अमिताभ बच्चन जी की भी सिग्नेचर है। एक ज़माने में सिग्नेचर और हुआ करती थी, उसे हम मल्टी लेवल सिग्नेचर कहते हैं। तो ऊपर नीचे ऐसे सिग्नेचर था, फिर वो एक लेवल पे आ गया। तो जब सिग्नेचर चेंज होता है लाइफ में, कोई एक माइलस्टोन आता है, कोई एक टर्न आता है, तब आपको लगता है कि सिग्नेचर चेंज करना चाहिए। और लोग शायद, मुझे पता नहीं है कि बच्चन साहब को किसी ने रेकमेंड किया है कि उनको ही मन में आया कि ये सिग्नेचर चेंज करे, किसी को पता नहीं। लेकिन या तो सिग्नेचर चेंज करके लाइफ में चेंजेस होते हुए देखे गए हैं, या तो जब आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है आपको ही लगता है कि ये सिग्नेचर अब मेरी पर्सनैलिटी को नहीं दर्शाती है, आप चेंज करना पसंद करते हैं। करेक्ट। तो ये दोनों तरफ से वर्क होता है। परेश जी, छोटे से टिप्स सिग्नेचर के बारे में
क्या लोगों को अपना पूरा नाम लिखना चाहिए, पहला नाम आखिरी नाम, मतलब नाम और उनकी सरनेम, या फिर इनिशियल्स लिखने चाहिए, डॉट्स होनी चाहिए, स्ट्रोक होनी चाहिए, रिवर्स स्ट्रोक होना चाहिए? कुछ आइडियाज़, कुछ उस पर क्विक। जी, सिग्नेचर में क्या होना चाहिए जेनेरिक अगर कहना, कोई अगर मुझे जल्दी ऐसे लिफ्ट में वगैरह पूछ ले कि सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, तो एक क्विक आंसर अगर मुझे देना है तो इट शुड बी लेजिबल। लेजिबल का मतलब है कि जिस व्यक्ति को वो भाषा पढ़ना आता है, हाँ, उसे वो पढ़ने आनी चाहिए। राइट। उस सिग्नेचर में क्या इंक्लूड किया है आपने, ये बिना बताए पढ़ने के लिए आना चाहिए, तो वो लेजिबल सिग्नेचर होगा। क्या है, आज किसी को समय नहीं है आपको समझने के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को समझाना, लोगों तक पहुंचना। तो आपकी सिग्नेचर जितनी लेजिबल होगी, आपका सक्सेस उतना फास्ट होगा, ओके। आप लोगों तक पहुंचेंगे। तो सिग्नेचर में ट्रांसपेरेंसी होना, ये लेजिबिलिटी होना, ये लाइफ में ट्रांसपेरेंसी होने की तरह है। राइट। कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए सिग्नेचर में, कि सिग्नेचर लिख के उसको स्क्रैच नहीं करना चाहिए, सिग्नेचर पीछे नहीं जानी चाहिए। ये तो बहुत हम कॉमनली सुनते हैं और सोशल मीडिया पे भी बहुत आता है। एक आपने जो सवाल पूछा था कि नाम पूरा लिखे या सिर्फ पहला नाम लिखे, तो ये हर एक व्यक्ति पे निर्भर करता है उससे क्या चाहिए लाइफ में, या तो उसको किस तरह की लाइफ चाहिए। देखिए, जो लोग सिर्फ अपना पहला नाम लिखते हैं वो अपनी एक यूनिकनेस, अपनी एक इंडिविजुअलिटी दिखाना चाहते हैं, उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अपने आपको अगर ये लगता है कि मेरे थॉट्स, मेरी फिलोसफीज, मेरा वे ऑफ वर्किंग, मेरा स्टाइल, यही मेरी पहचान बने, और उससे ही अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो आप अगर पहला नाम ही सिर्फ लिख रहे हैं तो सक्सेस उससे होगा। Right. देखिए, हर चीज़ से पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें तो होगी। तो अगर मैं सिर्फ मेरा नाम ही लिख रहा हूँ तो सारा मेरे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। करेक्ट। हर चीज़ में मेरी इंडिविजुअलिटी दिखेगी, मेरा यूनिकनेस दिखेगा, मेरा स्टाइल दिखेगा, लेकिन थोड़ा अकेलापन भी महसूस होगा उसमें। करेक्ट। परिवार साथ नहीं है। हाँ, होते हुए भी लगेगा कि अपने अकेले का स्ट्रगल है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल उसमें होता है। कुछ लोग ये स्ट्रगल सहन करने के लिए रेडी होते हैं, तो उनको हम सिंगल नेम, सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना भी रेकमेंड करते हैं। इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि आपने क्या करना चाहिए लाइफ में, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपके लिए वो सही है लगता है तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम करेंगे, लिखेंगे, लेजिबल लिखेंगे, प्रॉपर फॉर्मेशंस करेंगे, तो वो सक्सेस मिल सकता है। उसके जो निगेटिव साइड्स है वो उसके साथ तो आती ही रहती है। करेक्ट। आप जब फैमिली नेम भी उसमें लास्ट नेम भी लिखते हैं, तो जनरली एक व्यक्ति जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों लिखता है वो ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं, अपने अपने हिस्ट्री से जुड़े हुए रहना पसंद करते हैं, अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ रहना पसंद करते हैं, अपने प्रोफेशन को अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। हाँ। तो ये चीज़ें उसमें हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेनर्स जो रहते हैं या तो लीडर्स जो रहते हैं वो और ज़्यादा लीडर्स बनाते हैं, उनके सिग्नेचर्स आप देखेंगे तो फर्स्ट नेम सेकंड नेम वो लिखते हैं। तो स्टीव जॉब्स रहेगा, बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट नेम सेकंड नेम लिखेंगे, ये बहुत कॉमन पैटर्न है लिखने का, और इनका सक्सेस भी काफ़ी अच्छा होता है। अब वो किस तरह से लिखते हैं उसमें देखना That's a ज़रूरी है। secondary लेकिन point, सिग्नेचर में आप सरनेम अगर इंक्लूड करते हो तो आपकी इमोशनल साइड जो है वो लोगों तक पहुंचती है। आपके प्रोफेशन से आप ज़्यादा जुड़े हुए लगते हो, दिखते हो, और आपके प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए भी बहुत वो यूज़फुल हो जाता है। राइट। ओके, वाह, तो ये रिकमेंड किया जाता है। वंडरफुल। परेश जी, और हैंडराइटिंग के अलावा और हैंडराइटिंग एनालिसिस के अलावा और क्या करते हैं आप? आपके क्या स्पेशलिटीज़ हैं? कुछ अचीवमेंट्स, कुछ न्यू हॉबीज़? हॉबीज़ तो मैं कहूँगा कि ये जो हैंडराइटिंग एनालिसिस न्यू अचीवमेंट, रिसेंट अचीवमेंट में ये बताना चाहूँगा कि हाल ही में अच्युत गोडबोले जी, जो एक जाने माने मराठी में लेखक है, Okay. जो एक्स he was the CEO of Patni Computers and Okay. a lot of companies, Sintel. He was working with a lot of companies. He is a IITian. He is considered as the top, one of the top 100 IITians में उनका नाम आता है। तो ऐसे एक वरिष्ठ लेखक के साथ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी किताब लिखने की। अरे वाह। गुन्ह्याचे पाऊल खुणा करके, यानी मराठी में? मराठी में एक किताब मैंने सह लेखन किया है, उनके साथ को ऑथरिंग किया है। ये बुक अभी लॉन्च हुआ है इस हफ्ते में, ये रिलीज़ हुआ है। ये फोरेंसिक्स पे ही है, फोरेंसिक यानी सारे हैंडराइटिंग एनालिसिस और बाकी के भी जो फोरेंसिक्स है इसके, क्योंकि मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ
फॉरेंसिक्स में काम करता हूँ, तो हैंड राइटिंग के अलावा भी मैं ये बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, फिंगरप्रिंट एनालिसिस वगैरह। तो ये सब उस किताब में हमने लिखा है लोगों के लिए आसान भाषा में, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं है लेकिन उनको क्यूरियोसिटी रहती है, ऐसे लोगों के लिए किताब लिखी। आपको अभिनंदन, बहुत बहुत जो किताब लिखना एक बहुत बड़ा काम है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अपने पूरे विचारों को, अपने पूरे उपलब्धियों को और उसका सारा निष्कर्ष एक किताब में लिखना, ये बहुत बड़ी मेरे ओपिनियन से बहुत बड़ी टास्क है जी। और ये दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट। और किताबों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना, it's a great thing. Every reader is a writer and the one who writes makes new big readers, I believe. So दोस्तों, I would appeal कि आप ज़रूर इनकी किताब पढ़ें और समझिए, सीखिए कि हैंड राइटिंग एनालिसिस और फॉरेंसिक कैसे ये हैंड इन हैंड काम करता है। बिफोर हम फिनिश करें, क्विक थोड़े मिथ बस्ट करने हैं जरूर लोगों को, तो क्विकली मैं मिथ्स पढ़ूंगा जी। तो आप मुझे बताइए क्या सत्य है, क्या क्या रॉन्ग है। हैंड राइटिंग व्यक्ति का सबकॉन्शियस बिहेवियर, इमोशन और सोचने का पैटर्न दर्शाता है, क्या ये सत्य है? 100% यस। दो लोगों की हैंड राइटिंग बिल्कुल आइडेंटिकल हो सकती है? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं, चाहे फिर वो ट्विन्स हो फिर भी नहीं। हमारी खुद की राइटिंग एग्जैक्टली सेम 2 बार नहीं आती है। राइट, ओके। कुछ ना कुछ तो बदलाव होता ही है, वेरिएशन होता है। तो 2 लोगों की हैंड राइटिंग एग्जैक्ट सेम हो ही नहीं सकती। हैंड राइटिंग में बदलाव लाने से व्यक्ति के थॉट्स और बिहेवियर में बदलाव आ सकता है? आ सकता है, उसे थोड़ा समय लगेगा लेकिन आ सकता है। हैंड राइटिंग एनालिसिस भविष्य बताने का तरीका है? ये भविष्य बताने का तरीका नहीं है, ये पर्सनैलिटी असेसमेंट का तरीका है, लेकिन इसके जरिए भविष्य बताने का प्रयास किया जा सकता है। प्रयास किया जा सकता है। लेफ्ट हैंडेड लोगों की पर्सनैलिटी अलग होती है? ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। उन्हें अगर सही मौका दिया जाए तो वो और ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, अगर आपके बच्चे लेफ्ट हैंडर है तो उन्हें लेफ्ट हैंडेड रहने दीजिए, उनको ज़बरदस्ती राइट हैंडेड ना करें, क्योंकि उनका फंक्शनिंग उस तरह से होता है, उनका ब्रेन उस तरह से ऑलरेडी है। तो वो अगर लेफ्ट हैंडेड ही रहेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी और अच्छे से उनको कॉम्प्लीमेंट करेगी जब वो किसी फील्ड में जाना चाहेंगे, और वो क्रिएटिव फील्ड्स में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ऐसे केस देखे अपने दोनों हाथों से लिखते हैं? हाँ, एम्बीडेक्स्ट्रिटी जिसे कहा जाता है। आप अमिताभ बच्चन जी को देखेंगे तो आनंद पिक्चर में वो राइट हैंड से लिखते थे, बाद में उन्होंने उनका स्टाइल चेंज किया, बंदूक लेफ्ट हैंड से पकड़ते हुए अमिताभ जी हमें पता है, तो लेफ्ट हैंड से लिखने लगे वो बाद में। तो ऐसा कुछ लोग करते हैं कि एम्बीडेक्स्ट्रस हो जाते हैं। मैं दोनों हाथों से लिखता हूँ कभी कभी। वाह। तो ये जो है ना कि दोनों हाथों से लिख पाना, ये एक स्किल है। ये आजकल जो है ना ज़बरदस्ती लिखने को सिखाते हैं दोनों हाथों से, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन किसी को अगर नेचुरली ये आता है तो वो एम्बीडेक्स्ट्रिटी अच्छी होती है, दोनों ब्रेन्स का यूज़ उधर हो रहा है। लेकिन एम्बीडेक्स्ट्रिटी जबरदस्ती करने से ब्रेन डेवलप होगा ऐसा नहीं है, सही। जो नेचुरली जिसके दोनों ब्रेन साइड्स डेवलप हो रहे हैं वो नेचुरली टेंडेंसी जो अपने इंट्यूशन से लिख रहे हैं, नेचुरली लिखने लगते हैं। जो अपने इंट्यूशन से लिख रहे हैं नेचुरली। और डॉक्टर्स की सारे डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग खराब होती है, क्या ये सत्य मिथ है, क्या है? ये झूठ है। अच्छा, किसी व्यक्ति की हैंडराइटिंग जीवन भर वैसे ही रहती है? नहीं। बड़ी हैंडराइटिंग आत्मविश्वास और लीडरशिप को दर्शाती है? 100% यस। जिसके हैंडराइटिंग बोल्ड, बड़े होते हैं, क्लियर होते हैं, उसका आत्मविश्वास ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा बड़ी हैंडराइटिंग होगा तो वो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। अच्छा। So there is a thin line to determine whether it is big or too big. Yes. Right. Okay. और कोई भी सिग्नेचर 100% किसी की भी डुप्लीकेट सिग्नेचर बना सकता है, ये 100% ये पॉसिबल है? हाँ, एक्चुअली हम जब फोरेंसिक्स के ट्रेनिंग्स लेते हैं बैंकर्स के, तो पहली बात तो हम ये बताते हैं कि 2 सिग्नेचर अगर एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं तो उसमें से एक फोर्ज्ड है। तो 2 सिग्नेचर एग्जैक्टली एक जैसे किसी व्यक्ति के नहीं आ सकते, और अगर वो आ रहे हैं तो उसमें से कोई ना कोई एक फोर्जरी है। और हैंडराइटिंग से पता लग सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? जी बिल्कुल पता चलता है। और ग्राफोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट में कोई अंतर नहीं होता? देखिए, ग्राफोलॉजी एक टूल है जो साइकोलॉजी
समझने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा विषय है जिसका एक छोटा सा भाग ग्राफोलॉजी है। राइट, सो दे कॉम्प्रिहेंड ईच अदर, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। राइट। थैंक यू वेरी मच परेश जी, थैंक यू, आपने हमारे शो के लिए इतना समय दिया, थैंक यू फॉर और हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को आपने आज जो हैंडराइटिंग और सिग्नेचर के बारे में जो नॉलेज दी है, आई बिलीव जो बच्चे हैं वो खुद के हैंडराइटिंग को अच्छा लिखने के लिए प्रयास करेंगे ताकि वो अपनी पर्सनालिटी अच्छे से दर्शा सकेंगे। और उसी के साथ जो जिनको सिग्नेचर से अपने प्रोडक्ट, वो खुद एक प्रोडक्ट है, अपने आप को बेचना चाहते हैं, सही से बेच नहीं पा रहे, अपने स्किल्स को, अपनी कला को, अपने व्यक्तित्व को, ताकि उसके उनका फ़ायदा हो, तो मुझे लगता है वो किसी सिग्नेचर स्पेशलिस्ट से मिलके, हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट से मिलके वो ज़रूर सलाह लेंगे। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा पॉडकास्ट देखा। आपके सपोर्ट से, आपके फीडबैक से हमें और आइडियाज़ आते हैं कि हमें कैसा पॉडकास्ट बनाना चाहिए, कैसे कैसे एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए पॉडकास्ट। तो प्लीज़ कृपया कमेंट में लिख के हमें भेजिए कि आपको क्या क्या और कंटेंट ऐसे सुनने पसंद है और कैसे सुनने पसंद है, किस तरह के आपको एक्सपर्ट्स बुलाने हम बुलाएं और आप उनको सुनना पसंद करेंगे। प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के भेजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और ढेर सारा आपका प्यार हमारे लिए हमेशा बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।